बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, वीकेंड के लिए आप तैयार होंगे क्योंकि वीकेंड आपको पता है सैटरडे संडे मेरा वीकेंड होता है, बहुत सारे लोगों का नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं। आप वीकेंड के लिए आपकी एनर्जी बहाल होनी चाहिए, आप तैयारी करें। घर के मर्द हजरात के लिए ख़वातीन ने जो काम सोचे हुए हैं प्लीज़ उसको पूरा कर दें, क्योंकि बाद में ख़वातीन को पूरा हफ्ता बड़ा मसला होता है, क्योंकि घर के काम नहीं हुए होते ना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा जी, आज का शो कुछ ख़ास इसलिए है क्योंकि आज पहले घंटे में तो आपके साथ एज़ यूजुअल हम मुख्तलिफ स्टोरीज़ को डिस्कस करेंगे, क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, दीगर चीज़ों को जो कह लें गुफ्तगू उसके हवाले से करेंगे। लेकिन सेकेंड आवर में जैसे मैंने आपको कहा था कि लास्ट वीकेंड मेरा बड़ा प्रोडक्टिव रहा था, क्योंकि उसमें हम गए थे अपनी टीम के साथ और हमने मरी के अंदर जाके एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे जो बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट की जा रही है, वहाँ पर जाकर एक प्रॉपर शो 1 घंटे का रिकॉर्ड किया था और हमने सोचा था कि हम आपके साथ उनके जो काम है उस सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसका सस्पेंस मैं थोड़ा सा बरकरार रखूँगी और आगे जाके चूँकि सेकेंड आवर में जब आपको वो देखने को मिलेगा तो मैं उस हवाले से मज़ीद थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन एज़ यूजुअल आपको पता है स्टार्टिंग में हम पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हैं और गुज़िश्ता रोज़ मुल्क की सियासत ने उस वक्त एक नया मोड़ लिया जब इस्लामाबाद में जो होने वाला जलसा है उसको बानी पीटीआई के कहने पर अचानक मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी और कोर कमेटीज़ हैं उनको भी जलसा मनसूखी के फैसले का इल्म नहीं था, जबकि मामले पर अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जमातों से भी कोई मुशावरत नहीं की गई। अलीमा खान ने जी आज़म सवाती की जेल में बानी पीटीआई से अचानक मुलाकात के हवाले से और उसके बाद जलसा जो मनसूख होना है उस पर खासे सवालात उठाए। उनका कहना था कि आज़म सवाती साहब सुबह 7:30 बजे बानी पीटीआई से मिलने क्यों गए और उन्हें बानी पीटीआई से मिलने के लिए किसने भेजा, इसे इजाज़त इन्हें कैसे मिल गई। इस हवाले से भी उन्होंने कहा इन्हें इस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजा है, ये भी कहा। इस सारे मामले पर भी बात करेंगे, लेकिन जबकि एक अहम खबर ये भी है कि मुबारक सानी जो केस है उसमें पंजाब हुकूमत की जो नज़रसानी के हवाले से मुबारक सानी केस में पंजाब हुकूमत की जो नज़रसानी दरख्वास्त है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए 6 फरवरी और 24 जुलाई के जो फैसले हैं इससे जो पैराग्राफ था जिस पे थोड़े इतराज़ात थे उसको हज़फ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्तसर अदालती हुक्मनामा है उसमें कहा है कि अदालत अपने 6 फरवरी और 24 जुलाई 2024 के फैसले में तस्हीह करती है और इस हवाले से भी हम बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले ये जो कल पीटीआई का जो जलसा मुलतवी हुआ है जिसका किसी को भी इल्म नहीं था और आज़म सवाती साहब की जो मुलाकात है बानी पीटीआई से उस पर जो अलीमा खान ने सवालात उठाए उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी इमरान मीर साहब मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा इमरान मीर साहब, ये जो जिस जलसे की मैं बात कर रही हूँ तहरीक इंसाफ इस पे बड़ी जो कह ले डटी हुई थी कि हर हाल में जलसा होगा। एनओसी मिला, उसके बाद एनओसी मनसूख हुआ, फिर मुख्तलिफ रहनुमा टीवी स्क्रीन्स पर आए। मेरे शो में इनफैक्ट तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने कहा कि जो मर्जी हो जाए जी जलसा तो होकर रहेगा। फिर जलसा बानी पीटीआई के कहने पर ही मुलतवी हो गया। अच्छा, ये सारा जो मंजर है ना, अगर इसको सारी चीज़ों को मिलाकर देखें ना तो मेरा जो मालूमात भी हैं और जो मेरा अंदाज़ा भी है कि एक तो वो है जो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और एक वो है जो इसके पीछे पर्दे के पीछे चीज़ें कुछ हुई हैं और जो अभी जिसे कहते हैं ना जिसकी तफसीलात शायद हमारे सामने नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है, इतनी मालूमात ज़रूर है कि कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे ऐसा हुआ है जो अभी पीटीआई की बाकी मानदा क़यादत को भी नहीं पता। जब मैं बाकी मानदा क़यादत की बात करता हूं तो उसमें ये जो बातें हैं ये बैरिस्टर गौहर, आज़म सवाती हैं और अली अमीन गंडापुर हैं और उधर शिबली फराज हैं। ये 4 एक लोग हैं जिनके तो इल्म में था कि पसे पर्दा क्या बातचीत उनकी हो रही है। जाहिर है जब हम इस तरह की बात करते हैं तो ये इस तरह के राब्ते और इस तरह की चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट ही करवा सकती है और तो कोई नहीं करवाता। देखें, इसमें तो कोई भाम नहीं होना चाहिए हमें
यहाँ पे हुकूमत के साथ तो वो मामला वैसे भी करने को तैयार नहीं है। तो ये ऐसा कुछ राब्ते हैं, हुए हैं, जिसके नतीजे में ये हमें नजर आता है कि एक जलसा मनसूख हुआ और फिर उस जलसे की तारीख भी आगे 8 तारीख को दे दी गई, 8 सितंबर को दे दी गई। तो अब ये वाली बातें जो है ना कि उसके पीछे क्या ऐसी एक दूसरे को यकीन दहानियां कराई गई कि दोनों इस पे मुतमईन हुए और दोनों रातों रात माने फरीक दोनों कंफर्टेबली इसके हुए और उन्होंने जाके फिर बानी पीटीआई को, जाहिर है बानी पीटीआई के पास तो कम्युनिकेशन का ऐसा कोई जरिया नहीं है जेल के अंदर, तो उनको ये सुबह सवेरे आउट ऑफ रूल्स जो है, वैसे तो मुलाकातें जो है वो 9 बजे के बाद शुरू होती हैं, लेकिन ये 7 बजे उनकी एंट्री होती है और 9 बजे तक वो अंदर रहते हैं, तो उनकी मुलाकातें होती हैं। तो ऐसा क्या हुआ, तो ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा वक्त के साथ साथ खुलेंगी। और आपने जिक्र किया जैसे अलीमा खान भी उस पर बरहम थी, बड़ी नाराज हुई, उन्होंने कहा कि ये तो चाहते ही नहीं है ऐसा। तो मुझे लगता है उनका रद्द-ए-अमल तो देखें एक बहन के तौर पे देखा जा सकता है, चूंकि उनके पास तो कुछ सियासी क़यादत तो है नहीं पीटीआई की, और ना ही इमरान खान ने उन्हें कोई ऐसे को मामला सौंपे हुए हैं कि वो इस पे कोई कर सकें। तो उनका मामला भी मेरा ख्याल है जितना भी रद्द-ए-अमल आ रहा है या जो पीटीआई के कारकुनों की तरफ से भी आ रहा है या बाकी लीडरशिप की तरफ से भी आ रहा है, वो सारा इस बुनियाद पे है कि वो मामले से बेखबर हैं कि हुआ क्या। ये चूंकि 4 लोग जो हैं बाखबर हैं कि ये क्या मामला हुआ, क्या आपस में यकीन दहानियां हुई, कि दोनों पार्टियां इस पे मुतमईन हुई, खान साहब भी इस पे मुतमईन हुए, और ना सिर्फ मुतमईन हुए बल्कि उन्होंने इत्तेफाक किया। और उन्होंने एक जुमला भी कहा, अगर आपने देखा हो, वो कल मीडिया की नजर से गुजरा होगा, उन्होंने कहा कि ये आखिरी बारी है जब मैं रियायत दे रहा हूँ, आइंदा इसके बाद ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि कुछ मामलात ऐसे हुए हैं जिसमें एक दूसरे को यकीन दहानियां कराई गई हैं, और वो क्या है, मेरा ख्याल आने वाले दिनों में शायद ये चीजें होंगी। कुछ इशारे मिले हैं, मैं उसके बारे में ज्यादा असल में कहना नहीं चाहता, कुछ इशारे ऐसे मिले हैं कि कुछ पिछले काफी दिनों के अंदर कुछ आपस में कुछ कम्युनिकेशन हुई है जिसके नतीजे में यहाँ तक मामला पहुंचा कि अच्छा ठीक है, आप इस तरह से ये ना करें। जाहिर है बज़ाहिर तो बात इतनी सी थी कि अमन अमान का मसला ना पैदा हो जाए, वहां मजहबी जमातें भी मुजाहरा कर रही होंगी, आप तो वो बात समझ में नहीं आती, वो मतलब एक कह लें कि स्मोक स्क्रीन तो हो सकती है, लेकिन एक बहरहाल तो पीछे सीरियस लेवल की कुछ ना कुछ बातचीत जरूर हुई है जिसके नतीजे में ये आपके सामने ये जलसा मंसूब है और नई डेट दी गई है। कल इनफैक्ट हमारे पास तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं मेमन साहब मौजूद थे, तकरीबन 9:20 के करीब। उन्होंने कहा जी जलसा हो रहा है और अगर हमें इजाज़त नहीं भी मिली तो हम जलसा लेंगे। 10 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जलसा मनसूख कर दिया गया। यानी उससे पहले हलीम आदिल शेख साहब से भी मैंने एक दिन मीर साहब सवाल किया कि आपकी पार्टी के अंदर कुछ है मसाइल, क्या आप लोगों की आपस की कोऑर्डिनेशन नहीं है? तो उन्होंने इतने इत्मीनान से कहा कि जी हमारे आपस के कोई मसाइल नहीं है, हम सब एक पेज पे हैं, हमारी शख्सियात से इख्तलाफ हो सकता है लेकिन पार्टी इस वक्त एक ही है। लेकिन ये जो जलसा मुलतवी होने का मामला है मीर साहब, इसके बाद तहरीक इंसाफ के अंदर जो हमने ग्रोहबंदी या ग्रुप बंदी देखी है वो बहुत खुलकर सामने आई है। और ये 4 लोगों जिनका आप जिक्र कर रहे हैं और बाकी पार्टी को इस हवाले से इल्म ना होना इटसेल्फ कहीं ना कहीं इन रहनुमाओं के लिए भी डिस्करेजिंग हो सकता है। अगर मामला जो भी है बैकडोर से राबता हुआ है, कुछ भी हुआ है, लेकिन अगर किसी को नहीं खबर तो जाहिर है आप डिमोटिवेटेड तो होते हैं कि एक पार्टी का हिस्सा होते हुए आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी बिल्कुल डीमोटिवेट भी होते हैं। देखें उसका बड़ा मैंने तो कल अपने ट्वीट में भी ये बात लिखी कि इतना आसान नहीं होता कारकुनों को मोबिलाइज करना। आप कारकुनों को मोबिलाइज करते हैं, जाहिर है उसमें पैसा खर्च होता है, एनर्जी खर्च होती है, कारकुन चार्ज होता है कि अच्छा अभी हम जलसे में जा रहे हैं, जाहिर है एक एक्टिविटी होती है। तो जब आप अचानक बगैर बताए, वजह भी मालूम ना हो और क़यादत को भी, बाकी क़यादत को भी मालूम ना हो, तो जाहिर है कन्फ्यूजन पैदा होती है और उसके नतीजे में बहुत सारे मसाइल भी पैदा होते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि एज फार एज जब ये 4-5 लोग जो खान साहब के साथ राब्ते में हैं, ये चूंकि खान साहब के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और दूसरी साइड से भी अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं और उनको लगता है कि मामला कंट्रोल में है और खान साहब इसमें मुतमईन है, तो मेरा नहीं ख्याल उनको लगता होगा कि जब खान साहब मुतमईन है, वो हमारे साथ मुतमईन है, तो फिर पार्टी के बाकी रहनुमाओं को भी हम मना लेंगे, मसला नहीं होगा। और देखिए इसमें तो इवन यहाँ तक था कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान थी, महमूद अशरफ़ज़ई साहब थे और जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे, इनके भी इल्म में नहीं था कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि जाहिर है इन्होंने भी जलसे में शिरकत करनी थी, इन्होंने भी आना था और उन्होंने भी अपनी बाकी जाहिर मसरूफियात आगे पीछे की होंगी। मैं तो यहाँ तक वो बल्कि एक रिपोर्टर की गुफ्तगू सुन रहा था कि वो जो अल्लामा नासिर अब्बास है, उन्होंने तो कहीं मुल्क से बाहर जाना था, तो उन्होंने अपनी फैमिली को भेज दिया और वो खुद रुके रहे इसलिए कि जी जब मैंने जलसे में जाना है।
तो जाहिर है होता तो है, उनके लिए भी खिफत का बायस होता है कि भाई ये क्या, हमें तो बताया ही नहीं है जब आप लोगों के साथ चल रहे हो। लेकिन फिर मैंने कहा ना कि ये चीजें शायद उनको लगा कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये जो बातचीत हुई है, उनके ख्याल में शायद ये कोई ब्रेक थ्रू है, ये ऐसी कोई बात है कि जिसमें उनको लगता है कि मौखर करने में ही भलाई है, या कोई ऐसी चीजें हैं कि जिसमें उनको जो मैसेज कन्वे किया गया और उस पर वो भी कन्विंस हुए हैं और उन्होंने फिर आगे खान साहब को भी कन्विंस कर दिया है। ठीक हो गया, ये तो हो गई जलसे की बात। मीर साहब, बिलावल भुट्टो और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई है। चंद दिन पहले हम देख रहे थे कि बिलों के मामले पे जो पंजाब हुकूमत ने रिलीफ दिया था, उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस पर सियासत ना करें। जिस पे बिलावल भुट्टो का एतराज़ था, उस पर उन्होंने काउंटर किया, जी एतराज़ आप ना करें, अपने सूबे में भी बिस्मिल्लाह करें। लेकिन कल जब मुलाकात हुई तो ऐसे लगा कुछ था ही नहीं, गिले शिकवे सब दूर हो गए। जो शिकवा किया गया उसको एड्रेस कर दिया गया। अहम कानून साजी के मामले पे बिलावल को जो कह लिया ऑन बोर्ड लिया गया। सो ये कभी हाँ कभी ना, कभी दोस्ती कभी दुश्मनी कभी गिले शिकवे, ये सब क्या सियासत का हिस्सा तो है, लेकिन अभी सूरत हाल में एक्सेप्टेबल है? एक्सेप्टेबल है। देखिए, हमारे मुआशरे में कौन से कोई अखलाकी नॉर्म्स हैं या अखलाकी जवाबत हैं या कोई ऐसी बात है कि जिसके ऊपर कोई पार्टियां शर्मिंदा हों, ये शर्मसार हों कि हमने माजी में ये कहा था, अब ये हम कहते हैं, मौक़िफ़ बार बार बदलते हैं तो कैसा होगा। ये ऐसे ही है। और ख़ास तौर पे हमारी मुल्क की दो बड़ी जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके माजी में ताल्लुकात भी ऐसे ही रहे हैं और इनकी तलखियां भी ऐसे रही हैं। आप ये देखिए ना, इलेक्शन से पहले दोनों ने ऐसे गंडासे निकाले हुए थे जैसे पता नहीं क्या, एक दूसरे के सर कलम कर देंगे, आइंदा बैठेंगे नहीं, हम इनके साथ बिल्कुल बैठेंगे नहीं, ये तो ऐसा था। लेकिन मैं उस वक्त भी कहता था कि आप ये देखिएगा, ये जितना अरेंजमेंट है ये ऐसे ही नहीं है, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है चीजें। ये सारे ना सिर्फ ऐसे बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह बिल्कुल इकट्ठे बैठेंगे कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और वही हुआ, हमने देखा तो वो 4 दिन ऐसे मुंह मोड़ के एक दूसरे से बैठे हुए थे कि जी हम नहीं बैठेंगे, हुकूमत में नहीं बैठेंगे। आपको क्या लगता है, आप क्या हुकूमत में नहीं है बैठे हुए? सारे बड़े आईनी ओहदे उनके पास हैं, सारे वो कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। तो ये जब इस तरह की होती है ना, जिसे कहते हैं मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, आप कैसे कह सकते हैं कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर बहुत सारी बातें, जाहिर है उनको भी पता है कि हमने भी मफादात लिए हैं, उनको भी पता है कि हम किस तरह से बैठे हुए हैं, किन के लोगों के कहने पे बैठे हुए हैं। तो आपस में चलना इनका इसी तरह से चलना मजबूरी है। हाँ, ये जरूर है कि जहाँ पे कुछ ऐसे मामलात होते हैं जहाँ उन्होंने कोई बात मनवानी होती है, वो उसका इजहार करते हैं। फिर आपको पता है कि इशाइये भी होते हैं, मीटिंग्स भी होती हैं, तो उनमें फिर ये गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, एक दूसरे को जप्पियां डालते हैं और बस ये मामला खत्म। अच्छा मीर साहब, लेकिन इसमें आवाम, आपको लगता है कि क्या हम इम्यून हो गए हैं, हमें नजर नहीं आता या हमें आदत हो गई है? क्योंकि यही आवाम के सामने जब ये चीज़ें आती हैं तो एक लम्हे के लिए हमारे लिए बिल्कुल भूल जाते हैं कि जब इलेक्शन से पहले इनके आपस के हवाले से क्या तासुरात थे, क्या ख्यालात थे, क्या बयानात थे। फिर इलेक्शन के बाद वही लोग मिल रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ़ें कर रहे हैं, शाइये दे रहे हैं। आवाम इसमें क्या माइंडसेट रखती है? मैं चूँकि ख़ुद भी उसी का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं चूँकि आप एक बहुत मंजे हुए सहाफ़ी हैं, आपको बेहतर तौर पे पता है कि क्या माइंडसेट है जो इस कौम का बना दिया गया है। देखें, कौम का माइंडसेट देखें, बना दिया गया, आपने खुद ही जुमला बोल दिया, बना दिया गया है। हमें तो ऐसा कर दिया गया है ना, हम थे तो नहीं ऐसे। सारी बात हमें समझ में आती है, सब कुछ हमें समझ में आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन मसला ये है कि अवाम की राय का एहतराम कहाँ पे है। पिछले साहब भी वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हुए निकल गए और फिर हमने देखा हमारे सामने मामलात के किस तरह से वोट को इज्जत दी जा रही है और कितनी दी जा रही है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। यहाँ टीवी पे बैठ के हम क्या बात करें, वो सबको पता है कि अवाम की राय का कितना एहतराम है, कितना उस मैंडेट का एहतराम किया गया है। जिस तरह के इलेक्शन होते हैं उसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है, और ये वाले इलेक्शन जो है ये तो वैसे ही है, आपके सामने ही है कि किस तरह का इत्मीनान, इवन जो जमातें हुकूमत में बैठी हैं उनके अपने लोग जो हारे हुए हैं या जीते हुए हैं वो भी शर्मिंदा फिरते हैं कि किस तरह से ये इलेक्शन मैनेज किए गए। तो अवाम की राय की तो अहमियत कहाँ पे है, कहाँ पे रह जाती है, कहाँ उनसे पूछा जाता है, कहाँ उन्हें अहमियत दी जाती है। वो एक पार्टी जो बड़ा दावत करती है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी है और बहुत हद तक उनका दावा ठीक भी है, तो देखें ना उनकी राय का क्या है। उनके पास इतनी सीटें होने के बावजूद, इवन मतलब बुरे हालात के इलेक्शन को भी मान लें, उनके सारे उस के बावजूद जो कुछ हुआ इलेक्शन से पहले हुआ उसको सारा मान लें, उनके पास इतनी आज़ाद सीटें हैं जो उनको कहा गया, लेकिन अभी तक वो ऐसे ही बेचारे फिर रहे हैं कि जैसे उनकी हैसियत ही कोई नहीं। हालांकि अगर उनके नंबर्स देखें तो इन हालात में भी उनके नंबर जो हैं वो पूरी टक्कर के नंबर हैं।
ठीक हो गया। अच्छा मीर साहब, ये जो जाहिर है अभी पंजाब के अंदर तो 2 माह के लिए जो रिलीफ दिया गया है, जिस पे हाफिज़ नईम साहब कह रहे हैं कि आवाम को खैरात नहीं बल्कि बिजली की जो असल लागत है उसके मुताबिक टैरिफ मिलना चाहिए, लेकिन ये जो बिजली के बिलों का मामला है या महंगाई का मामला है, चूँकि अब आवाम की बात कर ही रहे हैं तो इस हवाले से भी बात कर लें कि ये चीज़ें अभी तक उसी तरह से बरकरार हैं और नियर फ्यूचर में सॉर्ट आउट होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। जो रोड मैप है, आपको लगता है कि अभी हुकूमत जिस डगर पे है या जो कोशिश कर रही है, इज़ इट द राइट डायरेक्शन, या जो दूसरी जमातें जिसमें मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रही हूँ, पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ, जमात इस्लामी की बात कर रही हूँ, क्या इन सब जमातों के पास भी इस हवाले से कोई रोड मैप है कि जी हमें अगर हम हुकूमत में आएंगे तो ये कर देंगे जो मौजूदा हुकूमत नहीं कर पा रही है? अच्छा, जब आप बात करते हैं ना इस तरह की कि ये चीजें होती हैं कि जी 2 माह के लिए एक रिलीफ दिया या फलां, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, ये जितने भी हम सुनते हैं मतलब रोजाना मीडिया के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू कि जी पंजाब गवर्नमेंट ने ये कर दिया, सिंध गवर्नमेंट अपने इश्तिहार चलाती है उसने ये कर दिया। मेरी जाती नज़र में मतलब मैं अब तकरीबन 40 साल होने वाले सहाफत में ये सारा अखबार टीवी सारे कुछ देखते हुए और उजो जवाल सारा मुख्तलिफ हुकूमतों का देखा, बनते टूटते हुए देखी, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जब तक इस निज़ाम के अंदर बुनियादी इस्लाहात की आप बात नहीं करते तो ये सारी बातें सतही हैं। आप जड़ से जब उस रूट कॉज को ख़त्म नहीं करते, ये जहां से ये सारे मसाइल पैदा होते हैं, तब तक ये निज़ाम नहीं सुधरना। अब 1 महीने के लिए रिलीफ दे लें, 2 महीने के लिए रिलीफ दे लें, 1 साल के लिए IMF का प्रोग्राम ले लें, फिर आप वहीं पे जाके गिरे होंगे। आप दोस्त ममालिक से चंद पैसे मांग लेंगे, चंद अरब डॉलर मांग लेंगे, आप फिर वहीं पे खड़े होंगे। भाई जब तक आप इस सिस्टम को बुनियादी तौर पे ठीक नहीं करते, इस सिस्टम के अंदर देखें 2-3 बड़े मेजर जो है ना इसकी सर्जरी होने वाली है। इसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि अब इस मुल्क में करप्शन इस लेवल पे पहुंच गई हुई है, सिस्टमेटिक करप्शन इस लेवल पे पहुंच गई हुई है कि जो हमारे किसी भी पार्टी, इसमें ना तहरीक इंसाफ, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, वो इसको खत्म करने की पोजीशन में नहीं है। वो इस तरह से जड़ों में रच बस गई है। वो जैसे कहते हैं सिस्टम के अंदर तयशुदा बात है, अगर कोई एक आध ऊपर आया आ भी जाए और वो चाहता भी हो, ख्वाहिश भी करता हो कि इसको मैं ठीक कर लूँ, वो नहीं ठीक कर पाता। हम देखते हैं जैसे हम अरसा दराज से मिसाल के तौर पर सुनते हैं कि जी पाकिस्तान में स्टेट ओन्ड जो कॉरपोरेशन हैं वो 200 के करीब इदारे हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी बेशा दफा छप चुकी हैं तो उनमें से इतने खसारे में अरबों रुपए खसारे, लेकिन आज तक आपने देखा कभी उन पर कोई हाथ नहीं डालता। आपने देखा है कि गवर्नमेंट के अखराजात हैं जो बढ़ते बढ़ते बढ़ते, इस साल का जो बजट पेश हुआ उसमें 1100 कुछ अरब रुपए तक, यानी हुकूमत चलाने का जो खर्च है वो 1100 अरब रुपए से ऊपर का खर्च है। तो जब जिस मुल्क में जहां पे हम ये छोटी छोटी चीजें जो है वो सीधी करने की पोजीशन में हम 1-2 अरब रुपए के लिए लोगों से पैसे मांग रहे हो, और खुद ख्वाजा आसिफ भी और इसहाकडार भी कह चुके हैं कि भाई मैंने देखा है कि 1-1 मिलियन डॉलर के लिए हम दूसरे ममालिक के मिन्नतें तरले कर रहे होते हैं। तो उसमें आप बुनियादी इस्लाहात ना करें, अपने सिस्टम को करप्शन से पाक ना करें और ऐसी ऑस्टेरिटी ना लेके आए कि जिसमें ये सारे खर्चे कम हो, ये सारी चीजें कम हो। और फिर सबसे बड़ी इंतजाम है कि सिस्टम को जवाब देना चाहिए अदल के निज़ाम से। अब हमारी हर चीज देखे ना, हम हर चीज तमाम जमातें गिला करती हैं कि जी मेरे साथ नाइंसाफी हुई, मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरे साथ जबर हुआ, लेकिन आप बता दिए गिन के कि कौन सी जमात है, सबको बारी बारी इक़्तिदार मिल चुका, किसी एक जमात ने भी बुनियादी इस्लाहात इस इंसाफ के निज़ाम में करने की कोशिश की हो। कोशिश ही की हो कि जी हमने ये अटेम्प्ट किया है इस निज़ाम को चेंज करने की। रोते सारे हैं, गिला सारे करते हैं, वो भी कहते हैं मुझे क्यों निकाला, खान साहब भी कहते हैं मुझे जेल में क्यों डाला हुआ है, मैं बेगुनाह हूं, लेकिन कोई इस सिस्टम को ठीक करने की बात नहीं करता। रोजाना देखें हम इस कौम का मिजाज बन चुका है, हम भी तजियाकार के तौर पे हम लान तान करते हैं, जजों पे भी यहाँ पे बैठ के सारा कुछ होती है, बातें होती हैं, इनकी इतनी शदीद तनकीद होती है कि ये ठीक नहीं। तो भाई ये जजेस लगते कैसे हैं, आप उसको क्यों नहीं ठीक करते, आप उस निज़ाम को ठीक क्यों नहीं करते। तो मेरा हमेशा यही गिला रहता है कि मैंने अपने ये इतने अरसे में 4 दिहाइयों में ये देखा सिस्टम ठीक करने की बात कोई नहीं करता, बस लेपापोती करते हैं। वो कहते हैं बस ये 6 महीने गुजर जाए, बस ये अगले साल है गुजर जाए तो बस ठीक है काम चल जाएगा, हम ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट ले आए, मैं 2-4 चीजें ये वाली ले आऊं तो ये ठीक हो जाएगा। खपते रहेंगे, हम भी खपते रहेंगे। ये आवाम के लिए एक मुस्तकिल बुनियादों पर यह निज़ाम कभी भी ठीक नहीं होना जब तक बुनियादी चीजों पर आप
ज़रब नहीं मारेंगे। यू आर सो राइट कि जब बुनियादी चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तो आप सिस्टम ठीक होने की बात कैसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इमरान मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सियासी सूरत हाल के ऊपर भी अपना तज्ज़िया दे रहे थे और उनके मुताबिक जब सिस्टम के अंदर बुनियादी चीज़ों को ठीक नहीं किया जा सकता तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले साल दिन आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जनाब। कभी कभी आपको ना क्रिकेट में बात करते हुए अच्छा लग रहा होता है, कभी कभी आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपने क्या बात करनी है। इट्स वन ऑफ द तो मुझे लग रहा है कि क्या बात करनी है। लेकिन जी पिंडी स्टेडियम में आपको पता है कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज़ के दूसरे रोज़ की बात की जाए तो पाकिस्तानी टीम ने खेल के जो दूसरे रोज़ है आज 4 विकेटों के नुकसान पर 158 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाई थी और पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 447 रन स्कोर किए थे। 6 विकेटों पर उन्होंने बैटिंग को डिक्लेयर कर दिया था। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने अपने अपने टेस्ट करियर की तीसरी सेंचुरी स्कोर की है, जबकि सऊद शकील ने 141 रन की शानदार इनिंग खेली और मोहम्मद रिजवान के हवाले से बात की जाए तो 171 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे। बांग्लादेश ने जी दूसरे दिन के खेल के अख्ताम तक बगैर किसी नुकसान के 27 रन स्कोर किए और बांग्लादेश की जानिब से जाकिर हुसैन 11 और शादमान जो है 12 रन के साथ नॉट आउट रहे। और पाकिस्तानी टीम की शानदार बैटिंग पर इस वक्त हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट शमशेर नियाजी मौजूद हैं। शमशेर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप? मैं बिल्कुल ठीक। टेस्ट मैच फॉलो कर रहे हैं फिर आप? जी बिल्कुल भरपूर तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 2 महीने के गैप के बाद अब क्रिकेट दोबारा खेलना स्टार्ट हुआ है, तो बड़ा वेट था कि अरशद नदीम के बाद हम अपने हीरो बाबर आजम को भी देखें, कोई शाइन करे। तो देख रहे हैं टेस्ट मैच। शाइन करते हुए या टेस्ट मैच? मतलब कि शाइन मतलब कि वो अच्छा खेलें और वो भी बड़ा नाम एकदम से बनाए अपना अरशद नदीम की तरह। तो बड़ा वेट कराया इन्होंने, लेकिन अब चले टेस्ट मैच स्टार्ट हो गया, अब देखते हैं क्या। अच्छा जी, कल का मैच बड़ा अच्छा। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की बात कीजिए, बड़ी अच्छी रही परफॉर्मेंस। रिजवान हो, सऊद शकील हो, अपने अपने करियर की जैसे आई साइड के तीसरी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। ओवरऑल पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस वाज वेल। देखें बहुत अरसे के बाद किसी टेस्ट मैच में पाकिस्तान का मुझे ये वाला स्क्वाड सेटिस्फाई कर रहा है। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड जो है ना पाकिस्तान नहीं बना सकता। और उसके बावजूद भी आप होम सीरीज़ में अगर बांग्लादेश जो आपसे काफ़ी कम रेट करती है टीम, अगर आप उससे फंस के मैच जीते या अनफॉर्चुनेटली अगर आप हार गए तो इसके बाद तो दिमाग फाड़ने वाली बात है और कुछ नहीं बचता इसके पीछे। लेकिन अब देखें, अभी भी आप देखें, जब आपने पहले दिन का टेस्ट मैच स्टार्ट किया था तो 28 पे आपके 3 विकेटें गिर गई थी। अब्दुल्ला शफीक खूबसूरत टेस्ट बैट्समैन, बाबर आजम कुछ समझ नहीं लगी, जीरो पे आउट हो गए। शान मसूद कैप्टन जिम्मेदारी संभालने वाली पोजीशन पे थे। ये अच्छी लगी मुझे चीज़ कि शान मसूद वन डाउन आए, वो बाबर आजम की तरह कप्तानी उनके दिमाग पे सवार नहीं है और वो मैं ओपनर आऊँगा और मैं स्कोर करूँगा, वो नहीं है। ये एक अच्छी चीज़ उनकी लगी है। लेकिन उसके बावजूद भी आप बांग्लादेश के बॉलर के सामने इस तरह अगर आप विकेटें दे रहे हैं, 28 पे 3 आउट कर दी हैं, वो अलग बात है कि रिजवान और सऊद शकील ने बहुत खूबसूरती से बहुत ज़बरदस्त। तो टीम इस टाइम बैलेंस है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को जीतना चाहिए। अभी तक कोई खराबी नहीं टीम में। मोर देन 400 रन का उन्होंने टारगेट देकर डिक्लेयर कर दी फर्स्ट इनिंग। आज बांग्लादेश अपनी प्रॉपर इनिंग स्टार्ट करेगा, क्योंकि कल उन्होंने अपना जो शेडिंग बॉलर है वो उसको एज अ बैट्समैन भेजा है, क्योंकि टाइम कम था और अगर वहाँ ओपनर की कोई विकेट गिरती तो बांग्लादेश खराब हो सकता था। लेकिन उसने भी विकेट बचाई और 28 रन पे इसने बांग्लादेश खेला। आज दिन स्टार्ट करेगा, देखते हैं क्या। बहुत बड़ा टारगेट है इसने बांग्लादेश के। हाँ, टारगेट बहुत बड़ा है। लेकिन शेर उसके साथ साथ जैसे आपने खुद भी कहा कि पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइन, दो कि हम साइम अयूब के हवाले से बहुत सारे लोगों का कंसर्न था कि साइम अयूब को क्यों स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, क्योंकि वो इतने कंसिस्टेंट नहीं रहे अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। लेकिन उन्होंने भी अच्छा खेला है और ऐसा नहीं है कि उन्होंने डिसअपॉइंट किया। बहुत अरसे बाद वो कुछ फॉर्म में नजर आए हैं। आपने कहा कि अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम आपको नजर आ रही है, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि टेस्ट स्क्वाड में हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बेहतर कर सकते थे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि बहुत अच्छा मौका था पाकिस्तान के पास कि वो अपने जितने भी इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बिठाए हुए हुरैरा वगैरह, इनको टेस्ट करते। क्योंकि बांग्लादेश कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कोई न्यूजीलैंड नहीं है जिसके खिलाफ आपने बहुत टफ क्रिकेट खेलनी है। तो आपके पास बहुत अच्छा चांस था कि आप अपने जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो आपने पिछले 3 से 4 महीने में खिलाए हैं, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, उनको आप मेन टीम में ला के अंडर गुड कैप्टनसी उनको चेक कर लेते। वो आपने नहीं किया, नो प्रॉब्लम। साइम अयूब की जहाँ तक बात है, साइम अयूब देखें वो T20 में उस तरह कंसिस्टेंट नहीं रहा। वो एक ही शॉट मारता है लेग पे
वो फार एंड पे जाके कैच पकड़ता है, उसको बताने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन अब जो इनको टेस्ट स्क्वाड में इंक्लूड किया, मुझे पहले लगा था कि साइम अयूब टेस्ट स्क्वाड के लिए फिट इन नहीं होता क्योंकि वो शार्प शूटर बैट्समैन है, ठीक है, अटैकिंग बैट्समैन है, आगे होके खेलता है। लेकिन साइम अयूब ने बहुत अच्छा खेला। इससे पता लग रहा है कि जो आपने जो कोचेस हायर किए नए, जो नया पूरा आपने सिस्टम बनाया है, वो काम कर रहा है। वो साइम अयूब को बता रहा है कि भाई तुमने बल्ला सामने रख के खेलना, ना कि तुमने पिछली शॉट्स खेलनी है। इसलिए उन्होंने अपनी मेडन लेकिन कल हम जो कि वैसे हुआ, वो कहते हुए स्ट्रगल कर रहे थे, बट बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में जो उनका सिग्नेचर शॉट है, उन्होंने वो बहुत दफा नहीं खेला जस्ट बिकॉज कि उनकी ट्रेनिंग का भी हिस्सा रहा है। देखिए पता क्या, टेस्ट क्रिकेट जो है ना, वो मैं समझता हूँ दुनिया की प्रॉपर तरीन क्रिकेट है। इसमें आपका टेम्परामेंट, इसमें आपका एजिलिटी, आपकी एंडोरेंस सब कुछ चेक हो रही होती है। और टेम्परामेंट तो बहुत हाई लेवल पे चेक हो रही होती है क्योंकि टेस्ट मैच है, 5 दिन का मैच है, सारा दिन आपने धूप में खड़ा होना है, बारिश हो रही है, गर्मी है, सर्दी है, कुछ भी आपको नहीं पता लग रहा, और आपने वेट करना है राइट सिचुएशन का। और आपकी फिटनेस उसमें टेस्ट हो रही है। सबसे बड़ी बात आपकी फिटनेस ट्राई हो रही है, जो कि उस पर भी काफी वर्किंग हुई है मुझे लगता है। लेकिन काफी जो हमारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है वो बातें कर रहे हैं कि फिटनेस अभी भी लैग कर रही है, बिल्कुल लैग कर रही है, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद काफी चेंजेस नजर आई हैं। लेकिन शमशेर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, इसमें ये पॉइंट भी तो है ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम टेस्ट मैचेस उतना फ्रीक्वेंटली खेलते नहीं है, हमें T10 शॉर्ट फॉर्मेट्स या T20 फॉर्मेट्स की आदत हो गई है हमारे प्लेयर्स को, और हम उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे उनको टीम में भी शामिल करते हैं। तो वो जो टेस्ट मैचेस में प्लेयर का टेम्परामेंट है वो तो बन ही नहीं पाता क्योंकि हम खेल ही नहीं रहता। देखिए ये अरमला, आपने ना एक और नया टॉपिक खोल दी क्रिकेट को लेके। पता क्या बात है, अब देखें पाकिस्तान ने 2 सालों में, अगले आने वाले 2 सालों में 11 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। 2023 से लेकर 2024 का जो साल है, इसमें पाकिस्तान ने 9 टेस्ट मैचेस खेलने और 2024 से 25 वाले साल में 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। देखिए मेरी बात सुने, अब्दुल्ला शफीक आपने टेस्ट स्क्वाड में रखा हुआ है, ठीक है, 9 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद वो सारा साल फ्री बैठा रहेगा और अगले साल तो वो 7-8 महीने फ्री बैठा रहेगा। अब क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस में आ जाएगा गैप, आपके मैचेस में आ जाएगा गैप। जब गैप आएगा आप कंसिस्टेंट कैसे रहेंगे? टेस्ट क्रिकेट तो बिल्कुल ही भूल गई ना दुनिया, मतलब जो असल क्रिकेट है वो आप भूल गए। लेकिन आपने क्रिकेट काफी कमर्शियल कर दिया है। आप चाहते हैं कि लोग 4-4, 5-5 घंटे स्टेडियम में नहीं बैठ सकते, 3 घंटे में T20 कराया, चलो जी धूल झोटी और आप गएगा, ठीक है जी। तो एंटरटेनमेंट है, जल्दी मैच खत्म हो गया, छक्के चौके लगे, ठीक है। लेकिन देखिए एक बंदा 200 किलोमीटर ट्रैवल करता है और एक बंदा 400 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो ज्यादा एक्सपोजर 400 वाले को होगा। तो टेस्ट मैच को भी आप T20 से कंपेयर करें, ये वही बात है कि एक बंदा 5 दिन क्रिकेट खेल रहा है और एक बंदा 1 दिन क्रिकेट खेल रहा है, वो भी 3 घंटे की, तो उसका क्या ही उसका विजन होगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि कम से कम 18 से 20 इनको टेस्ट मैचेस का स्केड्यूल पर ईयर रखना चाहिए पाकिस्तान के लिए। फिर जाके ये सारे प्लेयरों की जो बैड, जो इनकी जो सोच है, आपको पता है टेस्ट मैच सोच बड़ी चेंज करती है आपकी। तो ये सब चीजें पेशेंस सिखा रही है ना, जाहिर है हम एज अ व्यूअर आपको इतना पेशेंस चाहिए। अगर आप टेस्ट मैच देख रहे हैं, अब आदत ही नहीं रही है हमें छोटे फॉर्मेट्स के मैच देखने की आदत है। PSL देखा, उधर से IPL देख लिया, कुछ और लीग्स देख ली, तो वो आदत ही नहीं रही है एज अ व्यूअर भी। बिल्कुल हमारे जो पुराने मतलब के दोस्त यार हैं या बुजुर्ग हैं जो क्रिकेट देखते हैं, आप कभी उनकी बात सुने ना, आप देखेंगे कि उनकी ना इतना नॉलेज है उनको क्रिकेट का। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखी टेस्ट क्रिकेट है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में 100/100 आपकी चारों चीजें चेक हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बहुत छोटा सा स्केड्यूल है, 11 टेस्ट मैचेस 2 सालों में। तो इनको चाहिए कि ये कम से कम 20-25 मैचेस का स्केड्यूल रखें। लेकिन अब क्रिकेट इतनी कमर्शियल हो गई है, अगले साल आपका चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रहा है, ODI फॉर्मेट है, फिर आपका PSL भी बीच में है, फिर आपकी साउथ अफ्रीका, आपके जिम्बाब्वे, इनके साथ आपकी सीरीज है। तो सारी ये जो है ना टेस्ट मैच बड़ा दब के रहेगी, जो कि इनको चाहिए इनको और अभी भी हम ये 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, जो कि बहुत सारे जर्नलिस्ट को इस पे भी एतराज है कि 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज क्या होती है। आपका टाइम नहीं है ना, आपका टाइम नहीं है। आपने यहाँ से फारिग होना, उसके बाद आपकी सीरीज वेस्ट इंडीज से आ रही है, उसके बाद आपने इंग्लैंड जाना है, फिर साउथ अफ्रीका आ जाएगी, फिर आपका चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ी है। और मुझे नहीं पता ये सारी, और बीच में कंस्ट्रक्शन भी हो रही है सब चीजों की, तो ये सब चीजें बड़ी मिक्सअप हुई है। आई डोंट नो PCB इसको कैसे हैंडल करेगी, लेट्स सी, क्या देखते हैं, लेट्स सी। और अभी जो आपने हैंडल करने की बात की और मैनेजमेंट इश्यूज, टीम के इंटरनल मैटर्स, वो अपनी जगह पे बरकरार हैं। क्योंकि अभी तो हम टेस्ट फॉर्मेट की बात करें, लेकिन जैसे ODI या चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे, फिर एक नया टॉपिक छिड़ेगा कि टीम की सिलेक्शन किसने की, टीम का ये मसला था, टीम के इंटरनल मैटर्स थे। तो अभी तो मैनेजमेंट के मसाइल भी अपनी जगह बरकरार है। देखें ये बड़ा हमारे ना बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट की जो टीम के आसपास जो मैनेजमेंट बैठी है ना, वो अगर इंसान के बच्चे बन जाए ना, तो आपकी क्रिकेट वर्ल्ड क्लास है। आप टॉप 5 अच्छे बोर्ड्स में आते हैं, आपके पास अच्छे ग्राउंड्स हैं, आपके पास फैसिलिटीज हैं, आपके पास प्लेयर्स हैं, और उसके बावजूद भी आप आगे पीछे जो है ना, वो अब मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहता, गलत लोगों को रखेंगे तो आपकी क्रिकेट इफेक्ट करती है। मैंने एक दफ़ा पहले भी आपसे आपके शो पे बात की थी कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं ना, तो अगर आपकी मैनेजमेंट जो भी कुछ भी कर रही होती है, वो आपके प्लेयर्स पे भी असर करती है। ये कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है,
कि शाम को चाय में बिस्किट डुबोया और ठीका खा के आप घर चले गए, वो हिसाब किताब नहीं है। ये क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, आपने दुनिया के सामने रिप्रेजेंट होना है, तो आपको हर एंगल से देखा जा रहा होता है। अभी कुछ कह सकते हैं कि टेस्ट सीरीज में आपकी मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर है, अच्छी नज़र आ रही है। आपने जेसन गिल्स्बी जो ऑस्ट्रेलिया के बड़े माइनस बॉलर थे अपने टाइम के, उनको आपने हायर किया हुआ है और उनकी जो जितनी भी टेक्निक्स हैं वो ग्राउंड में नज़र आ रही हैं, सैम यूब की सूरत में आपको नज़र आ रही हैं। दूसरी बात है जो उन्होंने पिच को रीड करके स्पिन बॉलिंग नहीं खिलाई, बड़ी अच्छी बात है। कुछ कैलकुलेट किया, क्यों ग्रासी पिच है रावलपिंडी की, फास्ट बॉलिंग पिच है, तो स्पिन बॉल स्ट्रेट निकल जाती है, स्पिन नहीं करती, तो उन्होंने स्पिनर कम खिलाया सलमान अली आगा के अलावा। तो देखते हैं अभी क्या इंशाल्लाह हालात बेहतर होते हैं कि नहीं। अल्लाह करे हालात बेहतर हो। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट के मसाइल टीम पर डायरेक्टली असरअंदाज होते हैं, वो प्रेशर हमने बाबर आजम के ऊपर बहुत दफ़ा देखा है। शमशेर, जब भी टीम के इंटरनल में, इवन जब शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम वाला मामला हुआ था, खबरें आ रही थी, स्टेटमेंट्स आ रही थी, टीम की सर्जरी की बातें हो रही थी, ये सारी चीज़ें, ये सारा प्रेशर प्लेयर्स के ऊपर नज़र आया है। डोंट यू थिंक कि अभी इट्स द राइट टाइम एंड हाई टाइम कि इन मामलात को हैंडल अभी से किया जाए? क्योंकि एज यू सेट के आगे बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान होस्ट करने वाला है, उससे पहले इस तरह के इंटरनल मैटर सॉर्ट आउट हो जाए। देखें, वर्ल्ड कप के बाद बड़ा शोर मचा था कि पाकिस्तान में सर्जरी होगी, कोई सर्जरी नहीं हुई। क्या सर्जरी हुई है? आपकी टीम में वही प्लेयर खेल रहे हैं, सिवाय आपके 2-3 प्लेयर नए लाने के। बल्कि इनफैक्ट जब लास्ट टाइम पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेली थी, आप लोगों को शायद याद हो, आबिद अली बहुत अच्छे हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, साजिद अली ने बड़ी अच्छी आपको एवरेज दी थी बॉलिंग की, वो कहाँ है? उनको क्यों नहीं खिला रहे आप? क्यों जाया कर रहे हैं उन प्लेयर्स को? वो टेस्ट के प्लेयर है ना, उनको खिलाएं। तो मेरे ख्याल से सर्जरी कोई नहीं हुई, इनको चाहिए था कि मेन प्लेयर को रेस्ट करवाते और इनको ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो हैं, जो पुराने जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेल चुके जिनको तजर्बा है, वो उनको खिलाते, ठीक है ना। सर्जरी ऐसे इनको करने की जरूरत पड़ेगी जब चैंपियंस ट्रॉफी और पीएसएल करीब आएगा, जब तेज क्रिकेट करीब आएगी ना इनके, तब इनको पता लगेगा कि हाथ पांव फुलाने हैं या उनको उस प्रेशर को हैंडल करना है। क्योंकि टेस्ट में ये है कि आपका लंबा स्क्वाड होता है, काफी खुल के दिन होते हैं आपका क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है ना, और आप इजीली हर चीज टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा शमशेर, अब चूंकि मेरा वक्त कम है, लेकिन जाते जाते चूंकि आपका स्पोर्ट है फुटबॉल, हम उस पे, चूंकि आप क्रिकेट पे तो तरजीह देते हैं, लेकिन सिंस यू आर फुटबॉलर है, आप क्या कहने लगी? हाँ जी, रोनाल्डो जो आपको पता है स्टार फुटबॉलर है, उन्होंने यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल लॉन्च किया वेडनेसडे को, और 1 घंटे के अंदर जो उनके 1.5 घंटे में इनफैक्ट 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स का रिकॉर्ड हासिल किया। इस वक्त जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं वो 28.9 मिलियन हो चुके हैं, और ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने जी 8 माह पहले ही अपना अकाउंट बनाया था यूट्यूब के ऊपर, लेकिन इसको जो ऑपरेशनल किया है वो वेडनेसडे को किया है, और एक पोस्ट की अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, और जिस पे उन्होंने कहा कि जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर जब उनके फैंस ने सब्सक्राइब किया है तो जो रिकॉर्ड बना है, कैन यू इमेजिन कि ये रोनाल्डो की कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। देखें, ये तो बात बार हक है कि रोनाल्डो की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। मेरे ख्याल से दुनिया में कोई ऐसा कीड़ा भी नहीं होगा शायद वो रोनाल्डो को ना जानता हो। तो इंसानियत तो बहुत बड़ी चीज़ है। देखें, वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी, बिल्कुल 90 मिनट्स का फुटबॉल का मैच होता है और 90 मिनट्स के अंदर ही उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं। दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर है मिस्टर बीस, उनके 200 मिलियन सब्सक्राइबर है, और मिस्टर बीस को भी वक्त लग गया है कि रोनाल्डो विद इन फ्यू डेज, मंथ नहीं फ्यू डेज, हाँ जी, 2 दिन में उनको यूट्यूब गोल्डन बटन भी मिल गया है, और उन्होंने 19 वीडियोस एक साथ पोस्ट की हैं, बल्कि पोस्ट की थी उनको अनलॉक बाद में किया था। 19 वीडियो और 1 से 1.5 मिनट की वीडियो, जो कि ना आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कि भाई वो अपनी न्यूट्रिशन के बारे में बता रहा है, वो डेली लाइफ के बारे में बता रहा है। आप रोनाल्डो के बारे में आप क्या देखेंगे? गोल्स देखेंगे, उसकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे, वो तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन जो पर्सनल लाइफ है, उनकी फिटनेस है, वो सारी चीजें बड़ा कंप्लीट मैन है वो, बेसिकली फैमिली मैन है, बच्चे हैं उसके हर चीज उसकी ना मैनेज्ड है। आई सॉ द वीडियो जिसमें वो अपना गोल्डन बटन यूट्यूब वाला दिखा रहे हैं, द एक्साइटमेंट उनके बच्चों के अंदर जो थी, इट वाज एक्सेप्शनल। और उसने वीडियो का टाइटल भी ये दिया कि ये मेरी बेटियों के लिए गोल्डन बटन है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस जैसा रिकॉर्ड आप कभी भी नहीं बना सकते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि 90 मिनट्स के अंदर अंदर आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे। और इस टाइम मैं कल देख रहा था कि 3 घंटे बाद मैं यूट्यूब देखता था कि 6 मिलियन, 2 घंटे बाद 18 मिलियन, और करते करते अभी इस टाइम मैं सुबह आते टाइम देख के आया हूँ 31.6 मिलियन हो चुके हैं। अच्छा, हमें 28.9, अभी आप 30, ये कल रात की बात है। ओह, तो अभी आप कितने कह रहे हैं? मैं अभी गाड़ी में देख के आया हूँ 31.6 मिलियन हो चुके हैं उसके सब्सक्राइबर। तो आप देखें वो दिन ब दिन कहाँ जा रहा है। तो मिलियंस तो लाइक ऐसे है ना, ठीक हो गया। अभी चूंकि रोनाल्डो सऊदी अरब के क्लब के साथ भी खेल रहे हैं, अल नसर के साथ, तो मेरे ख्याल से वो वाली फैन फॉलोइंग भी उनकी मजीद ऐड हो गई है। थैंक यू वेरी मच शमशेर, बहुत शुक्रिया आपका। शमशेर नियाज़ी हमारे साथ मौजूद थे जी। क्रिकेट, फुटबॉल हमने सब पे तरजीह लिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आए जी। वैसे अक्सर हम डाइट के हवाले से बात करते रहते हैं, न्यूट्रिशन के हवाले से बात करते रहते हैं, लेकिन हमने सोचा कि अब आपको बताया जाए कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ ब्रांड्स को रन कर रहे हैं और आपको प्रॉपर जो कह लें डाइट या मील्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वो किस तरह से कर रहे हैं ये तो आज हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अजीम मौजूद हैं जो कि न्यूट्रीफ्लेक्स के नाम से अपना एक ब्रांड चला रहे हैं। इस ब्रांड के हवाले से बात करें तो 2019 में ये घर की रोटी के नाम से स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2024 में इन्होंने अपने ब्रांड का ना सिर्फ नाम चेंज किया बल्कि इसका जो मॉडल है उसके अंदर भी कुछ चेंजेस लाए हैं। ये चेंजेस क्या हैं, और चूँकि मुख्तलिफ डाइट प्लान्स की हम बात करते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड इस हवाले से काम कर रहे हैं। वेट लॉस मील्स हैं, कीटो मील्स हैं, कस्टमाइज जो मील्स हैं वो भी प्रोवाइड करता है इनका ब्रांड। तो मज़ीद क्या इनके ब्रांड का जो मॉडल है इस हवाले से बात कर लेते हैं। अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक है, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। मोहम्मद अजीम, अब मुझे ये बताएं सबसे पहले तो कि 2019 में आपने अपना ये ब्रांड स्टार्ट किया था, तब इसका मॉडल क्या था और अब क्या है इसमें जो चेंजेस आए हैं? अच्छा, 2019 में बेसिकली हम घर की रोटी के नाम से इसको लॉन्च किया था एंड इट वाज बेसिकली सर्विंग होममेड मील्स टू ऑफिसेज या घर पे कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए, मेजरली कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। ओके। बट फिर बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड इन 2022 तो उसमें फिर वी रियलाइज्ड कि एक और अपॉर्चुनिटी मार्केट में है जहाँ पे लोगों को वेट लॉस प्लान्स चाहिए, बिकॉज एवरीवन कैन नॉट मेक इट एट होम, बिकॉज अक्सर लोगों की वर्क रूटीन इस तरह से होती है। तो फिर वी एक्चुअली शिफ्टेड दैट टू न्यूट्रीफ्लेक्स और उसको फिर हमने कहा कि नहीं, उस ब्रांड को छोड़ के इस पे काम करते हैं। उसमें ये भी था कि एक बेनिफिट लोगों को ये जा रहा था कि बिकॉज अब जब आप वेट लॉस प्लान्स दे रहे हैं तो इट्स नॉट जस्ट यू सेलिंग एंड अर्निंग समथिंग, इट्स द बेनिफिट दैट यू आर गिविंग टू द कम्युनिटी एज वेल। तो एक हेल्थ का पूरा एक एस्पेक्ट जो है उसमें भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न थी कि इसको हम न्यूट्रीफ्लेक्स के नाम से और इसको पूरे बिजनेस मॉडल को चेंज करें। ठीक है। तो फिर वी स्टार्टेड ऑफ दिस एंड इनिशियली वी हैड जस्ट लो कार्ब मील प्लान। ठीक है। हम कस्टमाइज करके नहीं दे रहे थे, बट बाय द टाइम आफ्टर 5-6 मंथ्स हमारी सब्सक्रिप्शन इतनी होगी कि फिर वी थॉट के यार इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो फिर हमने कह लें कि कीटो में भी आ गए एंड उसके बाद वी स्टार्टेड लो कार्ब एज वेल एंड नाउ वी डू कस्टमाइज मील प्लान एज वेल, बिकॉज सम क्लाइंट्स से कि यार मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप मुझे इस तरह बना दें, तो वो भी वी डू केटर दैट एज वेल। अच्छा अजीम, अब जैसे आपने खुद भी कहा कि अब मार्केट में एक नई अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज बहुत सारी ख़वातीन वर्किंग वेमेन हैं, लोगों की रूटीन ऐसी है वो खुद से मील प्रिपेयर नहीं कर सकती, बट उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू सारी चीज़ें होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एज यू सेड कि सिर्फ सेल करना पर्पज़ नहीं है, उनकी डाइट उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। सो जो एक नॉर्मल रूटीन का खाना है हमें रियलाइजेशन नहीं होती उसमें कितनी कैलोरीज हैं, उन सारी चीज़ों को मॉनिटर करना, एक बंदे के हाइट वेट उसके मुताबिक उनको डिलीवर करना, इट्स हेल ऑफ अ टास्क। डेफिनेटली इट्स हेल ऑफ अ टास्क, बट ये है कि व्हेन यू गेट इनटू समथिंग तो आप उसको कर ही लेते हैं। हमने अपनी रिसर्च की कि जी एक मील है उसकी मैक्रोज या न्यूट्रिएंट्स हमने कैसे कैलकुलेट करना है। तो एट द स्टार्ट ऑब्वियसली किसी को भी पैदा होते नहीं पता होता क्या करना है, तो फिर हमने उसको रिसर्च किया और कुछ यूएस की एक वेबसाइट है USDA के नाम से। तो इट्स बेसिकली इन एग्रीकल्चर वेबसाइट। वहाँ पे ये होता है कि आपकी हर कह लें कि वेजिटेबल चिकन हर जो आपका फूड सोर्स है उसकी एग्जैक्ट ग्रामेज के साथ इट्स रिटन कि जी क्या इसकी जो है ना मैक्रोज एंड न्यूट्रिएंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन ऑल इज वेल। तो फिर उसके बाद हमने एक न्यूट्रिशन अपना हायर किया, उनकी हेल्प के साथ वी डिज़ाइंड आवर मील प्लान्स। तो अब जितने भी मील प्लान्स होते हैं वो दे आर सर्टिफाइड फ्रॉम अ न्यूट्रिशन एज वेल। और जो हम मील्स डिलीवर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये 3 आपके पास मील्स पड़े हैं तो इसकी आपको मैक्रोज एंड कैलोरीज आपको हम बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है। तो वहाँ से ये होता है कि आपको भी क्लाइंट को पता होता है कि व्हाट दे आर कंज्यूमिंग। और अब इसमें ये भी एक चीज़ है कि लोग कहते हैं कि कैलोरीज सिर्फ हम कम खा लें। अब इसमें ये नहीं है कि आपने कैलोरीज कम खानी है, इट्स व्हाट यू ईट एज वेल। अब अगर आप एक बर्गर खा लें उसकी भी 500 कैलोरीज हो सकती हैं, एक स्टेक खा लें उसकी भी 500 हो सकती हैं। तो इट्स द कैलोरीज दैट यू ईट, मतलब उसमें खा क्या रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है बजाय कि वो चीज़ क्या है। अच्छा मैंने एक दफ़ा इस तरह का मीट लिया और मुझे रियलाइजेशन तब हुई बिकॉज
समटाइम्स हमारे यहाँ साइकी है कि हमने एक हफ्ता जी डाइट मील खाया तो बस अब हम झट से पतले हो जाएं, बट वी डोंट फोकस ऑन आवर लाइफस्टाइल। हम अपनी एक्सरसाइज साथ नहीं करें, हम कुछ नहीं करें। डू यू फील कि ये वाली अवेयरनेस लोगों के अंदर कम है? वो जब मील्स को लिए ऑप्ट करते हैं तो दे वांट कि हम हफ्ते के अंदर पतले हो जाएं या 1.5 हफ्ते के अंदर पतले हो जाएं या हमारी डाइट सही हो जाए। बहुत सारे लोगों की यही सही की है कि जी 1 वीक में हमें, अब कुछ लोग कहते हैं जी 1 हफ्ते में हमारे ना आप 5 kg रिड्यूस हो जाएं, तो दैट इज़ समथिंग नॉट डूएबल। तो वो तो हम कभी भी कमिट नहीं करते। एंड ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आई हैव रियलाइज्ड कि पीपल हैव कम टू दिस पॉइंट कि हमें एक हेल्दी रूटीन रखनी चाहिए। इसीलिए वी हैव सीन इन लाहौर स्पेशली, क्योंकि हम लाहौर में काम कर रहे हैं, तो जिम्स भी अगर आप देखें तो उनकी भी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है इन लाहौर। तो लोग इस तरफ आ रहे हैं कि एक हेल्दी रूटीन, और नॉट जस्ट टू रिड्यूस वेट बट टू ऑल्सो हैव अ हेल्दी डाइट जो कि आपको फ्यूचर में जाके काम आएगी, ताकि आप इतनी जल्दी बूढ़े ना हो या फिट रहे, एटलीस्ट आपकी एनर्जीज बहाल रहे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अजीम, ये जो आपने डिटॉक्स वाटर आई गेस ये पड़ा हुआ है, और ये थोड़ा सा इस मील को एक्सप्लेन कर दें सो दैट आई कैन। श्योर। सो दिस इज द डिटॉक्स वाटर व्हिच वी गिव विद ऑल आवर मील्स। ओके, इसमें क्या है? इसमें बेसिकली लेमन, जिंजर, क्यूकम्बर एंड सॉल्ट। ओके, परफेक्ट। तो इसमें ये होता है। और इसके अलावा जो है दिस इज मशरूम चिकन। ओके। एंड इट हैज सॉर्टेड वेजिटेबल्स एज वेल। सॉरी। ओके ओके। तो ये हमारी चिकन के साथ सॉस अलग से होती है। इसमें इट्स लाइक वी हैव 35 grams protein. Okay. And इसके बाद we have the vegetables which is also again the good carbs, not the bad carbs. ठीक है। और इसकी सॉस में we have the fats. Okay, you have the everything fats. is like And good it's carbs. a lunch or a dinner? So this is the lunch and this is the dinner. Okay, okay, ठीक And हो this गया। is the detox water. और ये आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, राइट? ये डिटॉक्स वाटर। Yes, this you can take. इसको अगर आप पानी में मिक्स करके भी लेना चाहें तो वो तो भी यू आप कर कैन। सकते हैं, yes. ओके। सो अब ज़्यादातर जो आपके पास क्लाइंट्स हैं या जो डाइट प्लान्स ले रहे हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, क्या एज ग्रुप है? ख़वातीन है। ख़वातीन है? बहुत ज़्यादा। अच्छा। कह लें कि 80% हमारी क्लाइंटेल इज ख़वातीन। Why is that so? Any reason, specific reason? एनी रीजंस ये हैं कि मेरे ख्याल से जो लड़के हैं या मर्द हैं उनका इतना फोकस नहीं होता टूवर्ड्स डाइट। वो कहते हैं जो मिल रहा है खाई जो। मेरा तो ख्याल से ही है। नहीं, वैसे I have observed mostly men they are very conscious about their diet. हाँ, बट वो उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज अभी नहीं है लोगों की। आहिस्ता आहिस्ता इट्स इंक्रीजिंग, बट वुमेन तो दे आर क्रेजी अबाउट इट। ओके, सो कैसे आपका डाइट प्लान ऑप्ट कर सकते हैं, कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं देखने। अच्छा, अभी तो आवर वेबसाइट इज़ इन प्रोसेस। सो व्हाट वी डू नाउ इज़ के हमारे इंस्टाग्राम चैनल्स पे और व्हाट्सएप चैनल्स पे हमारी क्वेरीज जो भी आती हैं उसी पे हम उनको सजेस्ट कर देते हैं कि आपके लिए आया कि लो कार्ब सूटेबल है या कीटो सूटेबल है, या फिर यू शुड ऑप्ट फॉर अ कस्टमाइज्ड प्लान। ठीक है। And then we share an order form there as well. Okay. And the clients fill the order form, they register with us, and then we start delivering. So basically, our delivery is made in between 8 a.m. to 10 a.m. Okay, perfect. यानी कि सारे emails आपको अर्ली सुबह डिलीवर हो जाता है। ओके, परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद अजीम हमारे साथ मौजूद थे जी। इनसे हमने डाइट प्लान्स के हवाले से डिस्कशन की। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और हम आ चुके हैं इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर, जो मैं सुबह से शोर मचा रही थी ना कि आज मैं आपको बहुत ख़ास जगह लेकर जाने वाली हूँ। वो ख़ास जगह मैंने वीकेंड पे विज़िट की थी, और वो विज़िट करने का पर्पज़ ये था कि आपको दिखाया जाए कि दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफ़िकली अगर मैं बात करूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और उनके काम को अप्रिशिएट करना एज ए नेशन, एज ए इंडिविजुअल हमारी ज़िम्मेदारी है। आज मैं अल खिदमत फाउंडेशन के एक आगोश होम में मौजूद हूँ। ये लोकेशन आप देखकर सोच रहे होंगे कि ये लाहौर नहीं है। ये वाकई लाहौर नहीं है, ये मरी है। मौसम बहुत अच्छा है, जगह बहुत अच्छी है, और यहाँ पर करने वाले जो लोग हैं उनका काम बहुत अच्छा है। अल खिदमत के साथ हमारा ताल्लुक़ बड़ा पुराना है, और जब हम अल खिदमत के हवाले से बात करते हैं तो चाहे वो पाकिस्तान हो, गाज़ा हो, मुख्तलिफ़ ऑर्फन एज होम्स हो, वहाँ पे बच्चों की कफ़ालत करना हो, उनको पढ़ाना हो, उनको अच्छी ज़िंदगी देना हो, ये सारी चीज़ें अल खिदमत ने इसका बेड़ा उठाया है, और इसको इतना बाखूबी सर अंजाम दे रहे हैं कि आज मुझे इस आगोश सेंटर में आकर ये बात रियलाइज़ हुई है कि वाकई
दुनिया में बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, हमें ये जो पॉजिटिव साइड है ना लोगों की और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों की, वो बहुत अशद ज़रूरत है उसको दिखाने की। अलखिदमत के जी, हम अगर आगोश होम्स की बात करें तो 24 आगोश होम्स हैं, जिसमें से एक ये मरी में मौजूद है। सो आज इस आगोश होम में हम जाएंगे, देखेंगे। बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, 252 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, जिनको सारा उनका काम, उनकी पढ़ाई, उनका रहना, एवरीथिंग, और उनको इतना अच्छा लाइफस्टाइल यहाँ प्रोवाइड किया गया। आप ये मत सोचें कि मैं अभी आई हूँ, मैं विज़िट करी हूँ, मैं चली जाऊँगी। मैं कल रात को यहाँ पर आई, मैंने यहाँ पे स्टे किया, मैंने सुबह उठ के यहाँ सेटअप देखा, एंड ट्रस्ट मी, आप मेरी बात पे यकीन करें कि यहाँ पर इतना अच्छा सेटअप और इस तरह का एक सिस्टम मौजूद है कि उसको दाद दिए बगैर मैं नहीं रह सकती। तो आज मैं आपको इस आगोश होम की सैर भी कराऊंगी, यहाँ हम बात भी करेंगे मुख्तलिफ़ लोगों से, और ये किस तरह से अलखिदमत ने इतने साल इतना ज़बरदस्त काम जारी रखा हुआ है उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अरशद मलिक साहब मौजूद हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अलखिदमत फाउंडेशन के, उसके साथ साथ इनका फोर्सेस से भी ताल्लुक़ रहा है। थैंक यू वेरी मच अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आपकी टीम ने वक्त निकाला, लाहौर से आप इतनी दूर तशरीफ़ लाए। मैं आप सबको आगोश कॉलेज मरी में, जो कि हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसमें खुश आमदीद कहता हूँ। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको तक़वियत मिलेगी कि पाकिस्तान में अभी भी दर्द दिल रखने वाले वो लोग मौजूद हैं जो कि इंसानियत की फ़लाह और इंसानियत की बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारे बच्चे, जो हमारा कौमी असासा और बहुत बड़ा असासा है, उनके लिए जो हम काविशें कर रहे हैं उनको आप ख़ुद अपनी नज़र से देखेंगी और अपने लोगों तक पहुँचाएंगी। और अब तक पहुँचाएंगी। जो मैंने देखा है मस्त है कि बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह आपका सिस्टम है अलखिदमत का। जैसे मैं अभी अपने नाज़रीन को भी बता रही थी कि बहुत पुराना हमारा एक रिलेशन इस हवाले से कि जब जब दुनिया में, इस मुल्क के अंदर ज़रूरत पड़ी है किसी भी मौके के ऊपर, अलखिदमत वाज ऑलवेज़ देयर। और आज इस आगोश होम में आकर, इस कॉलेज में आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि अल्लाह ताला ऐसे नहीं नवाजता, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो अरशद मलिक साहब, मुझे थोड़ा सा अलखिदमत के हवाले से भी बताएं और इस आगोश कॉलेज के हवाले से भी बताएं, किस तरह से आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं, कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं? देखिए, अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की एक गैर सरकारी और गैर सियासी और फलाही तंजीम है, जिसका खद्दो खाल तो शायद क़याम पाकिस्तान के वक्त से ही शुरू हो चुके थे। हाउएवर जो उसकी एक फॉर्मल लॉन्चिंग है वो शायद 1990 में हुई, और इसका बुनियादी मकसद ये था कि जो हमारे मुआशरे के अफराद हैं, जो हमारे मुआशरे की बहबूद के लिए जो काम हमने करना है, उसमें लोगों की राहतुल वजूद और कैफियत हयात को बेहतर करना है। ऑल्दो अव्वलन हतमन ये काम तो हुकूमत का है, लेकिन किसी भी मुआशरे में, और ये आज से नहीं, करून अव्वल से देख लें या बाहर से बहुत अर्सा पहले से भी देखें, तो इस तरह की फलाही तंजीमें आती हैं और वो अपना किरदार अदा करती हैं। तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान में ये एक ऐसी तंजीम का वजूद अमल में लाया गया जिसने ज़िंदगी के हर शोबे में अपना किरदार अदा किया। अब वो शोबा सेहत से ले लें, तालीम से ले लें, मुआख़ात से ले लें, साफ़ पानी से ले लें, तालीम से ले लें और कफ़ालत यतामा से ले लें, तो इनके 7 बड़े प्रोग्राम हैं। उनमें जो सबसे हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, या सबसे जो कलीदी किरदार जो हम समझते हैं कर रहे हैं, उसमें एक तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, और दूसरा ये ऑर्फेंज केयर सपोर्ट प्रोग्राम है, ये कफ़ालत यतामा। तो उसकी एक बुनियाद है जो कि हम बच्चों को अपने घरों में लुक आफ्टर करते हैं, और दूसरा उसका हिस्सा ये आगोश होम्स की सूरत। क्या बात है, ज़बरदस्त। मैं चाहूँगी कि हम अंदर जाएं और हम जाकर देखें इस सब आगोश होम को, कॉलेज को थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं। लाइब्रेरीज़ की बात की जाए, लैब्स की बात की जाए, क्लासरूम्स की बात की जाए, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इसको देखें, और अरशद साहब चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं, वो साथ साथ हमें गाइड भी करते रहेंगे। तो जो आगोश होम का कॉन्सेप्ट है, वो बाकी कॉन्सेप्ट में तो हम बच्चों को अपने पास रखते हैं, उनकी सुबह से शाम तक तरबियत करते हैं, बट इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो एक बुनियादी या कलीदी बात है वो ये है कि यहाँ हमने अपना स्कूल बनाया हुआ है, जहाँ हमारे क्वालिफाइड टीचर्स और एक्सपर्ट्स और मेंटोर्स हैं जो कि बच्चों की तरबियत करते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत सेटअप, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बच्चे बड़े खुशकिस्मत हैं, ये वो फूल हैं जो इंशाल्लाह कल ज़रूर खिलेंगे और इस माशरे में और इस पाकिस्तान में एक बहुत मुअज़्ज़ज़ शहरी बन के और एक यूज़फुल शहरी बनेंगे। तो ये हमारी एंट्री है जी, हम आपको दिखाते हैं कि क्या सेटअप है हमारा।
ये हमारा एंट्री है, ये लॉबी है हमारे एकेडमिक ब्लॉक की। और ये जो सेटअप है ये को आपके लिए स्टेज नहीं बनाया गया जो आप लोग स्टेज बनाते हैं। इट्स रूटीन डे और इसमें हम बच्चों को जब ब्रेक होती है तो वो आके इंडोर गेम्स करते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसी के नीचे हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक जिम्नेजियम बनाया हुआ है ताकि इनकी फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहे। बिल्कुल ठीक है। फिर इनकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो प्रमोट करने के लिए हमने वेरियस चार्ट्स और लेआउट और बोर्ड्स बनाए हुए हैं। बिल्कुल अभी हम आपको यहाँ से पहली बात लेके चलते हैं एकेडमिक ओरिएंटेशन से अपने क्लासरूम्स में जाएंगे। ठीक है। चलिए जी आए क्लासरूम में। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? आप प्लीज बैठे। हाँ जी, कैसा जा रहा है? हैं? क्या पढ़ रहे हो आज? कंप्यूटर? अच्छा, क्या बेटा क्या पढ़ा इसमें आज आपने? एग्जाम आज एग्जाम है? एग्जाम है तो अभी एग्जाम की तैयारी हो रही है? अच्छा। लग रहे नर्वस हैं आप, है ना? तैयारी पूरी है? तो क्या राइट अप में है या प्रैक्टिकल है? राइट अप दोनों है। तो कौन सा बच्चा है जो टॉप करेगा इस राइट अप वाले सेटअप में? और प्रैक्टिकल में कौन तेज है? सारे तेज हैं। अच्छा चलो, गुड लक। थैंक यू वेरी मच। Please continue. शुक्रिया। एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस है जो यूनिक सेटअप है जिसमें हमारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। जो हमारे बाकी आगोश होम्स हैं 23, उनमें कुछ जगहों पे लाइक शेखोपुरा में या कोहाट में तो हमारा अपना स्कूल है, बट जहाँ हमारा अपना स्कूल नहीं होता वहाँ हम ऐसे मयारी तालीमी इदारे चुनते हैं और इन बच्चों को फिर वहाँ भेजते हैं। अच्छा। फिर वहाँ पे उनकी मॉनिटरिंग का एक सेटअप है, एक सिस्टम है। फिर उनकी जो तरबियत है या उनकी जो एकेडमिक नरिशमेंट है उसके लिए फिर हम मेंटोर्स रखते हैं और फिर हम अपने यहाँ पे प्रेप क्लासेस या ट्यूशन क्लासेस रखते हैं। ठीक है। तो इट्स लाइक ए ब्रिलियंट आइडिया जिसको A to Z एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ये सिर्फ कॉलेज स्कूल तक की बात नहीं है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में आगे अच्छी स्टडीज़ के लिए उनका जो एक ग्रूम होना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ अगर आप लोग इसको फॉलो अप ले रहे हैं, परसू कर रहे हैं, दैट्स बट अगला इसमें एक और बड़ा जो लिंक है वो ये है कि हर बच्चा तालीम में या निसाबी एक्टिविटीज़ में उतना आगे एक्सेल नहीं कर सकता। अब अलखिदमत की लीडरशिप ने जो एक सोच बनाई है वो ये है कि अब हम शेखोपुरा में इंशाल्लाह बहुत जल्द स्किल और वोकेशनल सेंटर बनाने जा रहे हैं। तो उनमें बच्चों को तालीम के साथ फिर हम सेलेक्ट करके उन बच्चों के लिए वोकेशनल सेटअप बनाएंगे। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अर्शद साहब, मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान में जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है उस पर मज़ीद फोकस करने की ज़रूरत है। हम थेरी तो पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चों को स्किल सिखाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट यू थिंक दैट? आई टोटली एग्री विद यू बिकॉज एकेडमिक एक्सीलेंस में आप कितना कर सकते हैं। बदकिस्मती से हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, बदकिस्मती से हमारे वसाइल, हमारी हुकूमत के वसाइल, अब उन सब को कवर करने के लिए आपके पास यही एक रास्ता रहता है कि उन बच्चों में खुद एतमादी के साथ वो स्किल पैदा करें जिससे वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको अपनी एक लेबॉर्ट्री में जो लेके जाता हूँ। ये हमारी फ़िज़िक्स की लेबॉर्ट्री और हम आपको दिखाते हैं कि बच्चों की ओरिएंटेशन कैसे होती है, ग्रूमिंग कैसे होती है। तो ये हमारा एक लेबॉर्ट्री का सेटअप है जिसमें ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू हम बच्चों को ग्रूम करें, तरबियत करें। तो इससे ज़्यादा कि मैं बताऊं, मैं चाहूँगा कि आप किसी एक बच्चे को सिलेक्ट करें और उसे कहें कि अपने मॉडल के बारे में बताएं और बताएं कि उसकी कैसे ग्रूमिंग हो रही है। तो ज़रा बात करते हैं। अच्छा जी, कौन ज़रा अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बताएगा? आप बता देंगे? चलो मैं आपकी तरफ आती हूँ और मैं आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आतिफ खान है। आतिफ खान है। आतिफ, अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बताएं। बेशक उस तरफ आ जाएं। जी, ये प्रोजेक्ट चूँकि हमारी करिकुलम में कॉन्टेक्स्चुअल लर्निंग और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग दोनों शामिल है। तो ये एक प्रोजेक्ट लर्निंग सिस्टम है जिसमें हमने एसिड रेन को इंडिकेट किया है। हमें पता है कि विद द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स वी हैव पोल्यूटेड द एयर और उसकी वजह से एसिड रेन होता है। एसिड रेन हमारे क्रॉप्स को भी तबाह कर रही है। जिस तरह यहाँ पर इंडिकेशन की जा रही है कि इस तरफ एसिड रेन नहीं हुई है
तो यहाँ पर जो फसलें हैं वो क्लीन एंड ग्रीन है। बिल्कुल ठीक जबकि है। इस तरफ ऐसे ड्रेन हुई है तो इनकी लीव्स भी शेड हुए हुए, ये हमारे किसी काम के नहीं है। हमें जो इन्वायरमेंट क्लीन करते हैं वो भी नहीं दे, उसके उल्टा हमारे लिए ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए हैज़र्ड के तौर पर काम करते हैं। ज़बरदस्त आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच जी। ये तो सर लैब थी आपकी बच्चों की, ऑब्वियसली अभी आतिफ भी चूँकि बच्चा। मैं आपको एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प बताना चाहूँगा कि आपने इस बच्चे का एतमाद देखा, माशाल्लाह, इसमें ज़ाहिर है इनके उसातिज़ा की मेहनत है। एब्सोल्युटली। अब ये लोग मेरिट पे सिलेक्ट होके आए। अब हम और भी खुशकिस्मत हैं कि हमने दुनिया की दूसरी एनजीओ के साथ अपने आप को लिंक किया हुआ है। अच्छा, उनमें से एक एनजीओ या एक बच्चों की कफालत का प्रोग्राम टर्की में होता है। टर्की में होता है। सो टर्की के अंदर भी पूरी दुनिया से मेरिट पे वो बच्चे लेते हैं, Okay. जिनको 4 साल का वो स्कॉलरशिप देते हैं। उन 4 साल के स्कॉलरशिप के लिए इंतहाई सख्त टेस्ट होता है मेरिट पे, ओके। जिसमें से हमारे हर साल बच्चे 3 या 4 बच्चे सिलेक्ट अच्छा, टर्की जा रहे हैं। ओह इंटरेस्टिंग, ये उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बढ़ रहा जी, है, बिल्कुल। वहाँ पढ़ रहे हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में, और ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने ऐसा कोलैबोरेशन रखा हुआ है। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि हमारी एक लाइब्रेरी है जो कि हर आगोश सेंटर में होती है, अच्छा ठीक है, लाइब्रेरी। और उस लाइब्रेरी में मैं अब आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। इस लाइब्रेरी में न सिर्फ इस्लामी ओरिएंटेशन से किताबें हैं, बल्कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, बुक्स देते हैं, फिर हम बुक फेयर कराते हैं, अच्छा, फिर बुक रीडिंग करवाते हैं, फिर हमने अपने आप को, अब हम कोशिश करें कि इसको कंप्यूटर्स के थ्रू लिंक करके इनका डेटाबेस पढ़ाया जाए। गुड। ये हमारी वो लाइब्रेरी है जिसकी मैं चाहूँगा कि आप अपना फर्स्ट इम्प्रेशन दें। पहले तो मैं ये व्यू देखूंगी, क्योंकि ये व्यू इतना खूबसूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जब पढ़ने बैठते हो ना, आपको एक अच्छा व्यू, अच्छी वाइब, और लुक एट द व्यू। ये इतनी खूबसूरत जगह पे ये बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, वो बात वही है कि इतने ज़्यादा लोगों को जो कहना इनकरेज करना और इस तरह से यहाँ पे ब्राइट स्टूडेंट्स को लेकर आना। सो ये व्यू बहुत खूबसूरत है, आप इसको देख सकते हैं। मैं बाहर निकल के देखना चाहती हूँ। ओह वाओ, ज़बरदस्त जी, बेहतरीन। मेरे ख्याल में जो हमारी मेहनत थी वो पूरी होगी। मैं चाहता था कि आप इस पॉइंट को पकड़ें कि इट इज़ नॉट कि हमने सिर्फ एक पॉइंट बना के किताबें दे दी या वो मेज़ कुर्सी दे दी, बिल्कुल। वो एनवायरनमेंट दी जिस पे बच्चे अट्रैक्ट हों। अच्छा, सबसे पहले मुझे बता, कौन बच्चा इस लाइब्रेरी में इस व्यू के लिए आके बैठता है? पहले मुझे हाथ खड़ा करके बताना है। ये मुस्कुरा रहे हैं, बता नहीं रहे। सर आपसे डर तो नहीं रहे? नहीं, डरते नहीं। व्यू एक, दूसरा इनके पीरियड्स होते हैं, अच्छा, जिस पे कंपल्सरीली ओके। आके इस सेटअप में पढ़ते हैं। तो मैं इस बच्चे से पूछता हूँ कि ये बताएगा हमें कि तुम क्या पढ़ रहे हो और कितने अरसे में यहाँ आते हो। पहले अपना नाम बताओ आप। मेरा नाम अहमद ख़ान है। अच्छा, मैं इधर फ़िलहाल तो अभी तकरीर की बुक है, मुझे तकरीर पढ़ना बहुत पसंद है। पसंद है। इस वजह से मैं अभी तकरीर पढ़ रहा हूँ, और हमारे हफ्ते में 2 या 1 बार पीरियड होता है इसका। बाकी चीज़ों के भी, जैसे इकबालियात का भी पीरियड हमारा होता है। बाकी बेटा आपका घर कहाँ पे है? मैं मानसरा गोश से आया हूँ, और अलई से ताल्लुक़। कौन सी जमात में हो? अभी 7th क्लास में हूँ। क्या बात है। हाँ, ऐसे ऐसे लग रहा है, अभी तो मुझे लग रहा है 2-3 का बच्चा, इतना छोटा सा, लेकिन माशाल्लाह भाई ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने ना अभी देख लिया है, ये बच्चा फ्यूचर जर्नलिस्ट बनने वाला है। इसने अखबार के कॉलम्स खोले हुए हैं, अखबार पढ़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ी सी आप चेयर घुमाओ और इस तरफ, बल्कि इस तरफ आ जाओ। इधर बताओ, ये कैमरा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमाद हसन है। हमाद बड़े होके क्या बनना है? क्रिकेटर। क्रिकेटर बनना है। तो कौन सा क्रिकेटर आपको पसंद है? हारिस रऊफ। हारिस रऊफ पसंद है। तो कभी ख्वाहिश है कि हारिस रऊफ से मिलना है? यस। ठीक है डन, हम हारिस रऊफ तक आपका पैगाम पहुंचाएंगे। हम कहेंगे कि हाँ, यहाँ पे हमारे पास एक बच्चा है जो आपका फ़ैन है। अच्छा, मुझे बताओ, आप अखबार पढ़े हो, अखबार पढ़ने का शौक़ है? यस। अच्छा, तो सुबह सुबह रोज़ पढ़ते हो लाइब्रेरी आके, या वैसे कभी कभी पढ़ते हो? वैसे कभी कभी। कभी कभी पढ़ते हो। ज़बरदस्त हारिस, चलो आप पढ़ो। और ये बच्चा भी अखबार पढ़े, मुझे लगा फ्यूचर जर्नलिस्ट यहाँ पे है, इनको शौक हो रहा है, तो ज़बरदस्त। अच्छा जी, यहाँ पे भी कुछ चल रहा है। ये क्या कर रहे हैं सर? ये बेटा आप खुद बताओ, अपना नाम बताओ। वसीम खान। वसीम। आपका नाम क्या बेटा? इब्राहिम। इब्राहिम, आप कहाँ से आए हो? वसीम। मनसेरा से। मनसरा। आप कहाँ से आए? कराची। कराची से आए हो? इतनी दूर से इतनी दूर आए हो? जी। कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। अच्छा, मैं पूछना चाहती हूँ, कराची में
समंदर के बाद पहाड़ों में रहना कैसा लग रहा है, ये बताओ मुझे। सही लगता है अच्छा लगता है जी। तो मुझे बताओ, अभी आप क्या कर रहे हो? टाइपिंग टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हो जी। स्पीड अच्छी हो गई है टाइम के साथ? अभी सही हो रही है कोशिश। सही हो रही है। और आप हो कौन सी क्लास में? मैं 7th में। अरे वाह, जबरदस्त, गुड लक जी, बहुत जबरदस्त। और ये बच्चे टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। आई एम श्योर कि इनका ये सारा जो काम है विद टाइम इम्प्रूव होगा। ये भी सर स्किल ही है एक तरह से, टाइपिंग और सारी चीजें। न सिर्फ ये कि इनको हम तालीमी और सोशल एक्टिविटीज़ या ये जो निसाब की किताबें हैं या उससे रिलेटेड किताबें हैं, हाँ। उसके अलावा हम कोशिश ये करें या। कि इनके अंदर बेसिक कंप्यूटर स्किल्स भी हैं। तो अब मुझे लगता है हम जिम में आ गए हैं। या माइक सर आपने, मैं आपके हाथ में ही रख लें और मुझे साथ साथ जरा बच्चों से बात करके बताइए। ये तो फिजिकल हेल्थ चल रही है फुल, आपने यहाँ सेटअप रखा हुआ है। अच्छा जी, ये बहुत देर से ट्रेडमिल के ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप स्टॉप करेंगे तो मैं आपसे बात करती हूँ। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मोहम्मद उमर है। मोहम्मद उमर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप अपनी फिटनेस का हमेशा से ख्याल रखते हैं या आपने कोई स्पोर्ट ज्वाइन किया या वैसे आपने स्टार्ट? नहीं, मैं फ़िटनेस का भी ख्याल रखता हूँ हमेशा। सुबह हम फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी करते हैं और स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, और मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल तो पाकिस्तान में आहिस्ता बड़ी अच्छी इवॉल्व हो रही है। कुछ सोचा है आगे क्या करना है? फीफा के अंदर पाकिस्तानी टीम अब जा रही है। हाँ, मैंने सोचा है और 2 बार ट्रायल भी दिए और दोनों बार पास भी हुआ हूँ। अरे वाह, सेलेक्ट हुआ हूँ, और उसके बाद फिर देखते हैं कि तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ, तैयारी। तो आप हैं कहाँ से? मैं वज़ीरिस्तान से हूँ। वज़ीरिस्तान से हैं, तो आपको यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया है? मेरे 4 साल पूरे होने वाले हैं। 4 साल। तो कैसा जा रहा है अभी तक आपका यहाँ पे कॉलेज का एक्सपीरियंस और वैसे भी? बहुत अच्छा लगता है इस तरह बच्चों के साथ रह के। बोर्डिंग स्कूल में काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है, एक्सपीरियंस भी होता है कि बाहर के लोगों के साथ जो है कैसे मतलब इंटरेक्ट करना है और कैसे रहना, और लोगों का पता भी चल जाता है। पहले तो जो वज़ीरिस्तान है वो एक देहाती इलाका है, तो इसलिए फिर हम शहरी लोगों के साथ इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते ना। तो जब इधर आ गए तो पता चल गया कि किस तरह इंटरेक्ट करना है। अभी आपको देखकर मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप वज़ीरिस्तान से, किसी देही इलाके से। माशाल्लाह, आपका जो कॉन्फिडेंस है और आप जिस तरह से काम कर रहे हैं अपनी फ़िटनेस पे, बहुत ज़बरदस्त। गुड लक, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन। थैंक यू। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर कहाँ से लोग और बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और वो उनकी कॉन्फिडेंस, उनका बोलने का अंदाज़ बता रहा है कि उनको इस इदारे ने, इस जगह ने कितना हौसला, कितना कॉन्फिडेंस दिया है, और सबसे बढ़कर उनकी आइंदा आने वाली प्रोफेशनल लाइफ में ये उनके लिए कितना हेल्प। तो वॉक करते करते हम आ गए हैं इनके हॉस्टल्स की बिल्डिंग की जानिब, और यहाँ पर पीछे बास्केटबॉल खेली जा रही है, जिस पे मैं थोड़ा सा डर रही हूँ क्योंकि ये गेम खेल रहे हैं। मैंने कहा ये ना बॉल मेरी तरफ आ जाए, बट स्टिल जी हमारे साथ प्रिंसिपल जो हैं इस कॉलेज के, आजम खान साहब, वो मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। वेलकम टू आगोश कॉलेज मरी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा वेलकम मिला है हमें, और वेदर भी बहुत अच्छा है, ऊपर से मरी का इलाका है, अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छे काम को देख रहे हैं। सो इट्सल्फ ये हमारे लिए बड़ी ट्रीट की बात है। ये पीछे बास्केटबॉल, ये प्लेग्राउंड है, और अब हम इस वक्त हॉस्टल बिल्डिंग के आगे मौजूद हैं। थोड़ा सा हमें बताएं इसमें। आगोश कॉलेज मरी का तो आप लोगों को बता ही चुकी हैं कि ये अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। अभी हम हॉस्टल ब्लॉक की तरफ जाने लगे हैं। ये एक 6 मंजिला बिल्डिंग है जिसमें बच्चों की लिविंग फैसिलिटी है और बच्चों के डाइनिंग हॉल्स हैं, और इसके अलावा प्रेयर एरिया है, और बाकी फैसिलिटीज़ हैं इनकी, टीवी हॉल्स हैं, ठीक है, लॉबीज़ हैं। तो ये सारा बच्चों की है जी, और साथ साथ दिखाते हैं अपने देखने वालों को। जी, हॉस्टल बिल्डिंग है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस विसिनिटी के अंदर 252 स्टूडेंट्स रह रहे हैं, जो यहाँ पे रहते भी हैं, पढ़ते भी हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं। हर तरह की जो उनको यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। अभी हम हॉस्टल बिल्डिंग के अंदर एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल साहब हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे रूम्स हैं, बच्चे यहाँ पे रहते हैं, उनका डाइनिंग हॉल है, उनका ओवरऑल जो भी लाउंजेस हैं। तो अभी हम सर किस तरफ जाएंगे सबसे पहले? अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपको ये इनॉग्रेशन प्लेट है जी, चूँकि हॉस्टल ब्लॉक सबसे पहले बना था तो यहीं पे इसकी इनॉग्रेशन प्लेट भी मौजूद है। लॉरेन बूथ का आपने जिक्र सुना पिछली दफ़ा, तो शी इज़ अ ब्रॉडकास्टर हैं,
उस वक्त ब्रिटेन से ये आई हुई थी यहाँ पे, तो शी वाज अवेलेबल, उन्होंने यहाँ पे इस इनाग्रेशन की थी इस बिल्डिंग की। और ये 2019 से हमने इसको ऑपरेशनल किया। यहाँ पे बच्चे शुरू में बच्चे यहीं रहते भी थे और यहीं पे हमने क्लासरूम्स भी बनाए हुए थे। नाउ फॉर लास्ट 3 years वी हैव शिफ्टेड टू द एकेडमिक, हमारे पास एक अलग सी जगह है, ठीक हो गया। अब यहाँ ये हम टोटली इसको फॉर लिविंग पर्पस यूज़ करते हैं। ठीक है जी, आगे आते हैं और चलते हैं, देखते हैं इधर और क्या क्या है। सबसे पहले सर आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? अच्छा जी, ये हमारा हॉस्टल ब्लॉक का ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है। और ग्राउंड फ्लोर इज़ द जिन्ना हाउस। हमने ये लिखा भी सभी पूरे तमाम के तमाम बच्चों को 4 डिफरेंट हाउसेस में डिवाइड कर रखा है। दिस इज़ जिन्ना हाउस, द वन विच इज़ डाउन देयर वो इकबाल हाउस है, फिर टीपू हाउस है और कासिम हाउस है। अच्छा, ठीक है। तो वी हैव 4 फ्लोर्स, लिविंग फ्लोर्स, और उन चारों लिविंग फ्लोर्स के ऊपर हमारे हाउसेस हैं, जिन्ना, टीपू, कासिम एंड इकबाल। ओके। और इसमें हर हाउस में हर क्लास का बच्चा आपको मिलेगा, बट दे लिव सेपरेटली इन सेपरेट रूम्स, और एक रूम में उसी एज ग्रुप के बच्चे रहते हैं। ठीक है। और एक रूम में 5 बच्चों की 5 बच्चे, हम उसको देखेंगे भी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से हमारे जो लिविंग रूम्स हैं बच्चों के। ठीक है। जहाँ बच्चे रह रहे हैं। मुझे लगता है ये वाला लिविंग रूम भी है और ये भी है, और यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। चलें जी अंदर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके सबके? वाह भाई, बेड बने हुए हैं, सब सेटल है। ये लड़कों ने सबने खुद किया है? आता था या सिखाया है? आता था। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो भाई अब मुझे आप थोड़ा सा बताएं, कौन सी क्लास में है? 6 में। आपका नाम क्या है? अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान। और आप सब 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं? नहीं, आप कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास में। और आप? 8th क्लास। आप भी 6? अच्छा, तो ये मुझे बताओ, दोस्ती सबसे ज़्यादा किससे है यहाँ पे रूम में? हाँ, अपनी क्लास वालों से दोस्ती है। तो लड़ाई हो जाती है कभी कभी? वेरी गुड, ये अच्छी बात है, आपस में रहते हो तो मजे। फिर ये बताओ कि आप यहाँ पे रूम में आते हो जब, तो अपना बेड बनाना हमेशा से आता था या अभी सीख लिया है कि मैं बेड बना के जाऊँगा? जब आवाज़ से पहले भी आता था, अभी तो रूटीन बन गई। रूटीन। और आप कहाँ से आए हुए हो? सिंध, मीरपुर खास। मीरपुर खास से? अरे वाह, फिर तो पहाड़ बहुत अच्छे लगते होंगे आपको। वहाँ पर पहाड़ नहीं होते। हाँ, यहाँ पे कह रही हूँ ना, यहाँ पे तो पहाड़ बहुत अच्छे लगते होंगे। अरे वाह, ज़बरदस्त। चले जी, ये सर बड़ा ज़बरदस्त। हमारे पास ये बच्चा भी है। अच्छा, बलूचिस्तान से आया है। अरे वाह, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजम्मिल। मुजम्मिल, आप बलूचिस्तान से आए हैं? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मेरे को तकरीबन यहाँ पर 3 महीने हुए। 3 महीने हो गए हैं, तो दोस्ती हो गई है? अभी उन्होंने बताया आपकी दोस्ती हो गई है। और दोस्त बनाए हैं यहाँ पे? जी। कैसा लग रहा है? ठीक है। वहाँ ज़्यादा मज़ा आता था या यहाँ मज़ा आता है? यहाँ ज़्यादा मज़ा आता है। क्या ख़ास बात है यहाँ पे? यहाँ पर ये खुशगवार मौसम है और यहाँ पर मौसम अच्छा है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। तो अब आप बताओ कि पढ़ाई कैसी चल रही है और क्या सोचा है बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके पायलट बनना है। अरे वाह, ज़बरदस्त। फिर उसके लिए ना बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तैयार है? जी हाँ। ज़बरदस्त, गुड लक। बहुत शुक्रिया बेटे, थैंक यू वेरी मच। ज़बरदस्त जी। यहाँ पे सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हर जगह से बच्चे। आप बताएं जी, कहाँ से आए हैं? कोहिस्तान से आया। कोहिस्तान से आए। आपका नाम क्या है? इकरामुल्लाह। इकरामुल्लाह। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मेरा 3रा साल चल रहा है। 3रा साल चल रहा है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या लगती है? यहाँ पर अच्छी तरबियत होती है। अच्छी तरबियत होती है। यस। ज़बरदस्त। तो क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर बनना है। गुड लक, इंशाल्लाह आप डॉक्टर बनेंगे। ज़बरदस्त। चलें जी। अच्छा जी, यहाँ पे आपने देखा होगा कि हर बच्चे को उसका अपना बेड अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है। हर बच्चे की अपनी अलमारी है। हाँ, ठीक है। और इस अलमारी को भी खुद ही मेंटेन करते हैं। कोई बताएगा कोई किसकी अलमारी सबसे साफ है? सबसे साफ है, दिखाएं जरा। ये बच्चे ने कहा है, हमें जरा देखते हैं। आ जाए जी, हम अलमारी देखेंगे इनकी। बाकी भी खोल दें, बाकी भी खोल दें। वेरी ऑर्गेनाइज्ड। बाकी भी खोल दें। ज़बरदस्त। अच्छा जी, ठीक हो गया। इसमें इनकी किट भी पड़ी हुई है, अलमारियाँ सेट है भाई सबकी। वेरी गुड, क्या बात है। I would also like you to see the kitchen from inside. जरूर
फॉर व्हाई नॉट। और यहाँ पे ये हमारे पास 6 स्टाफ मेंबर्स हैं किचन में। अच्छा, ओके। और वो थ्रू आउट द डे मसरूफ़ रहते हैं, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। ज़बरदस्त। तो आज मेन्यू में क्या है? मेन्यू में लोबिया। लोबिया है, क्या बात है, ज़बरदस्त। और ये बन रहा है, वेरी बन चुका है, लोबिया ऑलरेडी तैयार है, चपाती लग रही है। ओह, खुद फ्रेश ओह, तंदूर के। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। तंदूर में चपाती फ्रेश है, लोबिया का सालन है, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त। और ये चेंज होता रहता है। रात को क्या जी हमारा? रात को अंडा आलू भुजिया, ये हमारा। अच्छा, ये मेन्यू है, इसमें लिखा है नाश्ते में। आज मैंने यहाँ नाश्ता किया है, मैंने अंडा भी खाया है, पराठा भी खाया है और साथ मैंने चाय भी पिया है। ये मैं नाश्ता करके है। और इसके अलावा जी इन्होंने मीठा, अच्छा पूरा मेन्यू आज लोबिया है। तो अगर ये वाला बेहतरीन है भाई, ज़बरदस्त, मज़े, इम्प्रेसिव ये पूरा मेन्यू। और ये चेंज होता रहता है जी ऑब्वियसली। और फिर ये है कि हमारी अमूमन जो परचेजेस हैं मंथ के बिगिनिंग में हम पूरे महीने की परचेज कर लेते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा शहर से दूर हैं तो बार बार आना जाना कम्यूट। और यूटेंसिल्स भी बड़े साफ़ सुथरे, हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखा गया है, दैट्स वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी बात है। एंड हैट्स ऑफ टू यू जी, आप सबका भी इतने सारे लोगों के लिए खाना बना रहे हैं, सो इट्स वेरी इंप्रेसिव। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। चलिए हम बाहर चलते हैं। अच्छा जी, हम चूँकि इस वक्त आउटडोर मौजूद हैं और आज़म खान साहब से मेरी जब ऑफ़र भी बात हो रही थी तो इन्होंने वाटर ट्रीटमेंट को लेकर कुछ बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं यहाँ पर। मैं चाहूँगी आज़म खान साहब इस हवाले से भी बताएं जो आप वाटर ट्रीटमेंट को लेकर यहाँ पे काम कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से। इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से है, तो यहाँ पे हमारा अपना RO प्लांट लगा हुआ है जिसके तहत बच्चों के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होता है। उसके बाद हमारा एक प्रोजेक्ट है रेन वाटर कलेक्शन का। अच्छा। ठीक है, तो छतों पे जो हमारा पानी गिरता है उस पानी को हम अंडरग्राउंड, यहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक्स भी हैं और अदरवाइज़ भी हमने टैंक्स रखे हुए हैं जिसमें हम सेव करते हैं और उसको हम मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इरिगेशन भी है, पौधों को पानी देना है, और भी उसके बहुत सारे यूजेस हैं। और तीसरा जो हमारा जो वेस्ट वाटर है उसको हम ऐसे ही जो है ना नीचे नहीं फेंक देते। वी हैव पुट अप एक उसका प्रॉपर हमने प्लांट लगाया हुआ है जिसके थ्रू जो है ना वो पानी साफ़ होता है और फिर उसको हम टूवर्ड्स आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशन भिजवाते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा ज़बरदस्त काम है। चलिए जी, अब हम चलते हैं एक और लोकेशन पर, आपको दिखाते हैं वहाँ क्या। हम तो इस वक्त अल-खिदमत के जो आगोश होम है जो मरी में मौजूद है वहाँ पे मौजूद है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सैयद वकास जाफरी साहब मौजूद हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल है अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के। उनको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया वकास साहब आपका। ये तो हमने आज मरी में यहाँ पे जो चीज़ें देखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और आप लोगों का काम बड़ा बेशक बहुत ज़बरदस्त है। ये तो वो जगह है जहाँ पे हॉस्टल्स हैं, बच्चों के रहने से लेके खाना पीना, उनकी एजुकेशन आप लोग सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो ऑर्फन बच्चे हैं और जो जिनकी घरों के अंदर कफ़ालत हो रही है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि वो सिस्टम किस तरह से ऑपरेट हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पब्लिक न्यूज़ का ममनून हूँ कि उनकी टीम अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम चलने वाले आइकन प्रोजेक्ट आगोश कॉलेज मरी का विज़िट कर रही है। और आपने जिस तरह देखा कि यहाँ उन बच्चों के लिए कि जो बेसहारा हैं, यतीम बच्चे हैं, लेकिन उनको पूरी इज़्ज़त नफ्स के साथ और पूरे वक़ार के साथ उन्हें तालीम दीन और दुनिया की दी जा रही है और उनका पूरा लिहाज ऐसे ही रखा जा रहा है जिस तरह के हम में से हर फ़र्द जो है कि अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद रहता है। आपका ये सवाल है कि अल-खिदमत फाउंडेशन आगोश के तहत तो अकामती इदारे चला रहा है यतीम बच्चों के लिए, तो जो बच्चे माँओं के साथ घरों में रहते हैं और बाप की शफ़क़त से महरूम हैं, उनके हवाले से अल-खिदमत फाउंडेशन का क्या प्लान है जी। इस वक्त अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 25,000 से ज़ायद बच्चे और बच्चियाँ ऑर्फन्स कि जिनको हम बाहिम्मत बच्चे और बच्चियाँ कहते हैं, अपनी माँओं के साथ रह रहे हैं। वो अगरचे बाप की शफ़क़त से महरूम हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में इस कमी को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन ज़िंदगी की गुज़रगाहों को उनके लिए आसान बना दिया जाए। उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनका दीन, उनकी दुनिया और हत्ता कि
उनकी माओं के हवाले से भी हमारे पास पूरा प्लान मौजूद है जी। अल खिदमत फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में इन 25,000 बच्चों को क्लस्टर की सूरत में तकसीम कर चुकी है और लगभग 150 बच्चों के ऊपर बच्चियों के ऊपर एक क्लस्टर मौजूद है कि जिसका एक इंचार्ज है कि जो उस पूरे इलाके के अंदर जो हमारे बाहिम्मत बच्चे और बच्चियाँ हैं उनकी टेक केयर कर रहा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी वकास साहब, इन द एंड हमारे जो नाजरीन हैं, मैं चाहूँगी हमारे प्लेटफॉर्म से उनको आप कोई भी मैसेज देना चाहें। अरमला साहिबा, आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, इस जहां में है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। ये पैगाम है अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के हर फ़र्द के नाम, हर मर्द और ख़वातीन के नाम, हर उस फ़र्द के नाम की जो किसी हैसियत का हामिल है या हर फ़र्द के नाम की जो इस काम के अंदर अपनी दुआओं के साथ हमारा मददगार बन सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि अल खिदमत की तरफ से क्या पैगाम है, लोग पूछते हैं कि आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, तो मैं एक पैगाम देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अल खिदमत को डोनर्स नहीं चाहिए। लोग हैरान होते हैं कि भाई डोनर से तो ऐसी तंजीमों का जो है कि निज़ाम चलता है और उनकी सारी ज़रूरियात पूरी होती हैं। मैं कहता हूँ हमें ओनर्स चाहिए कि जो इस पूरे काम को ओन करें। जी जनाब, तो मेरा वीकेंड का जो गेट अवे था इट वाज क्वाइट प्रोडक्टिव। मैंने जहाँ पे आज विज़िट किया अल खिदमत का जो आगोश होम है, मरी कॉलेज है, यहाँ पर 250 से ज़ायद बच्चे पढ़ रहे हैं। उनकी जो सारा सिस्टम है, उनका रहना, खाना पीना, एजुकेशन, एवरीथिंग बहुत रिमार्केबल काम है और मुझे वाकई दिल से खुशी हुई है यहाँ आकर, यहाँ पे मैनेजमेंट को देखकर जिस तरीके से इन्होंने बच्चों का ख्याल रखा है। एंड आई होप कि इस तरह के और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस या लोग इस तरह के कामों में पार्टिसिपेट करें, कंट्रीब्यूट करें। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो फिलैंथ्रोपी है, वैसे हम कहते हैं पाकिस्तानी लोग बहुत फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और इनका दुनिया भर में इस तरह से नाम है। सो अल खिदमत ने ये जो काम किया हुआ है मुल्क भर के अंदर 24 आगोश सेंटर्स का होना कोई छोटी बात नहीं है और उसको इतने डिसिप्लिन से चलाना इट्स बड़ा एक जिम्मेदारी और ज़बरदस्त काम है। सो आई होप कि आपको आज का हमारा ये जो शो का हिस्सा है जो हमने आज मरी में किया है और अल खिदमत फाउंडेशन का जो आगोश होम है जिसमें हमने मुख्तलिफ़ जगहों को एक्सप्लोर किया है, देखा है, आपको पसंद आया होगा। और मैं आप लोगों से अपने चैनल, अपने शो के तवसत से ज़रूर अपील करूँगी कि प्लीज़ आप लोग कंट्रीब्यूट करें, चाहे किसी भी तरह से करें। ये सोसाइटी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने के मुतरादिफ है, क्योंकि बच्चों को देखना, उनके साथ बात करना, उनकी थोड़ी हेल्प करना, इस सिस्टम के अंदर कंट्रीब्यूट करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है एज अ ह्यूमन बी और ह्यूमैनिटी के तौर पर भी। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब लाहौर में स्टूडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।